ओके सो अभी तक हमने लास्ट टाइम हमने कार्नोफ मैप्स कर लिए थे। आज जैसे उसका क्विज होना चाहिए, नहीं अभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे चैप्टर ख़त्म होने पे क्विज होना चाहिए, लेकिन आज के बजाय नहीं, उसकी असाइनमेंट जो थी वो मैंने आपको बताया था कि जो आपका भी 7 सेगमेंट वाला है ना, उसके आप सारे कार्नोफ मैप्स बनाएंगे तो दैट वुड बी योर काइंड ऑफ असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं वो अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना चाह रहा कि मैं आपको 25 सवाल दे दूं और अब आप वही कार्नोफ मैप बनाते रहे। उसमें आपके 7 सेगमेंट में जो 7 कार्नोफ मैप विद डोंट केयर्स आप बना रहे होंगे, तो वो उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऑफ सम से, कुछ सम ऑफ प्रोडक्ट से बना लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट क्लास जो है, यानी कि कल वाली क्लास, उसमें फिर क्विज होगा, यानी कि कवर आप कार्नोफ मैप्स टुडे अगर आपने अभी तक नहीं किए हुए, प्रेफरेबली तो आप वीकेंड तक कर सकते थे। वीडियो लेक्चर्स मैंने इसके अपलोड कर दिए थे थर्सडे को। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ईमेल पे कहीं पे आ गया होगा, और मैंने उसका लिंक भी डाल दिया हुआ है मूडल के ऊपर। एक लिंक सब्सक्राइब का है, एक प्लेलिस्ट का है। ठीक है, या हो सकता है कि लास्ट वाले में मैंने दोनों लेक्चर्स के लिंक डाले हो, तो जो सब्सक्राइब वाला है उससे सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट वाला है वो आपको उस प्लेलिस्ट पे ले जाएगा जो कि मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ साथ साथ। यानी कि अभी उसमें 6 लेक्चर हुए, तो अब 6 या जितने भी हुए हैं, तो अब जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो अगला लेक्चर मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। तो आपको बजाय इंडिविजुअल लिंक्स के जाने के आप सीधी प्लेलिस्ट चला सकते हैं। हाँ, जिस तरह भी, मतलब सब्सक्राइब आप उधर जाके खोल के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब को डायरेक्ट लिंक करेंगे तो उसी वक्त ही सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर उसको नहीं क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खोल लें और सब्सक्राइब का बटन बना दें। सब्सक्राइब नहीं करना तो प्लेलिस्ट खोल के आप देख लें। ठीक है, ओके, सो सारी ऑप्शंस आपके पास ओपन। ओके, सो अभी तक जो हम कर चुके हैं, हम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर चुके हैं पहले 5-6 लेक्चर्स में। एक काम हमने ये किया है कि हमने नंबर सिस्टम्स देख लिए हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर कंफर्टेबल इन बाइनरी, हेक्स, ऑक्टल एंड डेसिमल में तो हम पहले से ही थे। ठीक है, सो हम इनकी इंटर कन्वर्जन, किसी भी बेस की दूसरे में इंटर कन्वर्जन में भी हम कंफर्टेबल होने चाहिए, लेकिन हेक्स और ऑक्टल को बाइनरी और वाइस वर्सा, इसमें तो हम चीते बन चुके हैं अब तक। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हमने की थी, ये पहला चैप्टर था। फिर हमने किया बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, सो बूलियन अलजेब्रा से हमने कहा कि एक मकसद ये था कि हम किसी भी सर्किट को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले आए और उसके बाद जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनको यूज़ करते हुए उसको सिंप्लीफाई कर सकें, छोटा कर सकें सर्किट को, ताकि हमने जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है तो वो सर्किट एज स्मॉल एज पॉसिबल हो और हमारा कम से कम टाइम हो। दूसरा मकसद जो था बूलियन अलजेब्रा का, वो हमने इसमें कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ी। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट ऑफ सम भी, कि वो इसका ऑपोजिट मकसद था कि अगर एक सर्किट गिवन हो ऑलरेडी और आपने बताना हो कि वो क्या करता है, तो हम उसके ट्रुथ टेबल तक पहुंचना चाहेंगे, तो हम सर्किट को लेकर उसकी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बताएं। तो हमने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इट इज़ इक्वल टू ट्रुथ टेबल। जब आपको पता चल गया कि ये मिन टर्म्स हैं या ये मैक्स टर्म्स हैं, तो आपको पता चल गया कि इस जगह पर 0 आएंगे या इस जगह पर 1 आएंगे। ठीक, और फिर लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने काम किया, वो हमने काम किया के मैप्स। ठीक है, कार्नोफ मैप्स जिनको हम कहते हैं। ये हमने कहा ये जो बूलियन अलजेब्रा से सिम्प्लिफिकेशन हो सकती थी, वही सिम्प्लिफिकेशन हम के मैप्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन के मैप्स में गलती करने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप ग्राफ पे देख रहे होते हैं और आप अगर ध्यान से बड़ा सर्कल लगा रहे हैं और सब कुछ, तो आपको मिनिमल फॉर्म ज़्यादा चांस है कि आप गलत सर्कल, इसमें भी गलती कर सकते हैं कि आप अननेसेसरी कोई सर्कल बना दें, लेकिन कम चांस है अगर आपने ध्यान से पढ़ा। ओके, सो आज जो हम करने जा रहे हैं, इसके आगे जो हमारे 2 मेन टॉपिक्स हैं जो मिड से पहले हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, वो हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक हम कर चुके हैं। यहाँ तक हम इस काबिल हो गए हैं कि अगर हमें पता होगा हमने क्या बनाना है,
यानी कि हमें ट्रुथ टेबल गिवन हो तो वी शुड बी एबल टू मेक द सर्किट, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई भी कर सके, उसको बना भी सके। और अगर हमें कोई सर्किट गिवन है तो वी शुड बी एबल टू मेक द ट्रुथ टेबल, ठीक है। लेकिन अब हम दो तरह के सर्किट पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल है कि हम इसी कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए गेट्स को जोड़कर सर्किट्स बनाएंगे। कॉमन सर्किट्स हम इसमें बना रहे होंगे जो कि हम बाद में रीयूज़ कर सकें। आप समझेंगे जिस तरह होता है ना कि अभी हम वो तेज़ कर रहे हैं अपने छुरियाँ कांटे, ठीक है, जिस तरह कसाई जो है उसने बकरा बनाने से पहले छुरियाँ कांटे तेज़ करने होते हैं, तो वो जो उसके टूल सेट है हम अभी वो पूरा कर रहे हैं कि टोका भी चाहिए, छुरी भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए, ठीक है। जो एक्चुअल काम करना है वो बाद में आएगा, वो जब हम इसको थोड़ा सा कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें जो सर्किट हम बनाएंगे उनको जोड़ के थोड़े से बड़े सर्किट बना सकेंगे। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम पढ़ेंगे एडर कैसे बनता है, मल्टीप्लायर कैसे बनता है, ठीक है, कंपैरेटर कैसे बनता है, ठीक है। फिर और कुछ कॉमन यूज सर्किट्स हैं जिस तरह डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये ऐसे हैं जो कि अभी आपको नहीं समझ, लेकिन मैं मतलब अगले 1-2 लेक्चर्स में हम इनको कवर कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जब ये हमारा टूल सेट पूरा हो जाएगा ना तो हमारे आप समझेंगे छुरिया टोके पूरे हो गए। अब हम उनको जोड़ के बड़े सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा प्रोसेसर कैसे बन सकता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस चलानी हो, और या फाइफो कैसे बन सकता है, या कोई और थोड़ा सा बड़ा सर्किट कैसे बन सकता है, ठीक है। तो इसके आगे फिर हम थोड़ा सा टच करेंगे वेरिलॉग वगैरह को, और उसके बाद अच्छा ये दोनों तकरीबन सिमिलर चीज़ें हैं। सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है कि सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशन, ये मैंने शुरू में बताया था, याद है किसी को क्या बताया था मैंने, सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में फ़र्क? पहले लेक्चर में मैंने यही वाली लिस्ट इसी तरह बनाना शुरू की थी, कुछ भूल गया, थोड़ा सा भी हिंट याद नहीं है किसी को? ओके, ठीक है, वो कॉम्बिनेशनल हो गया, सीक्वेंशियल में गया वो, हाँ, सीक्वेंशियल सर्किट नाम से वैसे उतना जाहिर नहीं है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में आप में मेमोरी होती है, आप स्टोर कर सकते हैं कुछ रिजल्ट। ये वाले सर्किट जो अभी हम पढ़ेंगे अगले 2-3 लेक्चर्स में, इनके इंटरनल कोई स्टोरेज नहीं है, आप कोई बिट स्टोर नहीं कर सकते। एडर है, 2 नंबर इनपुट देंगे, उनका रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। जब भी वो 2 नंबर इनपुट देंगे सेम रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। जब सीक्वेंशियल सर्किट आ जाए तो वो कुछ याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो फिर आपको ये कैपेबिलिटी दे देते हैं कि आपने लेट्स से एक सीरीज ऑफ कंप्यूटेशन करनी है, तो आप और सेव भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आ जाएगी सेव करने की। तो हम थोड़ा सा टाइम लगा के समझेंगे कि यार एक बिट सेव करनी हो तो कैसे करते हैं। एक बिट सेव होगी तो ज़्यादा बिट्स जो है उसको रेप्लिकेट करो, तो जितनी मर्जी बिट सेव कर लो, ठीक। तो उससे क्या फ़ायदा हो गया, फिर मतलब वो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी मिल गई कि आपके पास अगर लेट से एडर है, मल्टीप्लायर है, सब्ट्रैक्टर है, तो आपने एक सीरीज ऑफ कंप्यूटेशन करनी है, तो आप दरमियान वाले के रिजल्ट सेव करते जाए और उसके बाद इवेंचुअली आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाए। सो दैट्स व्हाट इफेक्टिवली इज़ अ प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर सब कुछ लगा होता है, और साथ स्टोर करने के लिए रैम लगी होती है, रजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करनी हो, आप एक तरतीब से करते जाते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को सेव करते जाते हैं, जो कि आपने प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में किया हुआ है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इधर, बट उधर उस वक्त आप इस माइंडसेट से कर रहे थे कि आपने एक प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है। वहाँ पर आपने ये अज्यूम किया कि नीचे कोई चीज़ ये आपके बिहाफ पे कर लेगी, ठीक है। आपने कहा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। यू डिडंट बॉदर कि अच्छा मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, ठीक है। अब हम उसको नीचे बॉटम अप देख रहे हैं, ठीक है। तो वो टॉप डाउन था कि सॉफ्टवेयर एंड से अगर हम देख रहे हो चीज़ों को तो कैसे लगे। अब ये बॉटम अप है हार्डवेयर एंड से, कि गेट से जोड़ के बनाना शुरू करें तो वो किस तरह से शेप अप होंगी चीज़ें, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएं तो तब आपकी वो लिंक्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे कि आपके मिसिंग लिंक्स के अच्छा सॉफ्टवेयर में मैं जो काम कर रहा था वो नीचे कैसे हो रहा है, और फिर आप शायद थोड़ा सा बेहतर सॉफ्टवेयर लिखने के भी काबिल हो जाए, क्योंकि यू वुड बी एबल टू गैस कि कौन सा कोड ज़्यादा तेज़ चलेगा, कौन सा कोड कम तेज़ चलेगा। ओबियसली इसमें फिर हो सकता है कि इसके आगे आप आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़ें,
या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ें, तो ये कोर्सेज जो हैं ये आपको फर्दर इंसाइट देंगे कि चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही होती हैं ओवरऑल। ओके, सो अभी जो हम कर रहे हैं वो उसमें हमारा मकसद है कि हम कम्बिनेशनल सर्किट पढ़ सकें, यानी कि कुछ एग्जाम्पल सर्किट्स पढ़ सकें जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये हम आज कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें प्राइमरीली जो हम पढ़े होंगे वो हैं डिकोडर और इनकोडर। ठीक है, देखेंगे आप पहले दो जो है उनमें नाम में डी साथ लग जाता है, सो मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सो ये डी एक में लग रहा है एक में नहीं लग रहा, तो ये एक्चुअली आप समझेंगे कपल्स हैं, यानी कि एक जो काम करता है दूसरा उसके ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्सर करता है डीमल्टीप्लेक्सर उसके ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, और इसके बाद हम कंपैरेटर्स और फिर हम एडर और मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर को हम टच करेंगे, बिल्कुल इसके अंदर फर्दर डिटेल भी है कि मल्टीप्लायर को, और फुल डिटेल में हम मल्टीप्लायर की नहीं जाएंगे क्योंकि वो जनरली डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स का कंटेंट में आ जाता है कि अच्छा अब हम मल्टीप्लायर पे फोकस करें, उसमें क्या क्या स्कीमें हो सकती हैं। एडर को थोड़ा बहुत हम टच कर लेंगे, प्रॉबेबली सिस्टम डिज़ाइन जितना ही तकरीबन, लेकिन उसमें फर्दर भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम टच करते हैं। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारा एक तरह से आप समझ लें कि ये हमारे टूल्स होंगे जिनको यूज़ करके हम बड़े सर्किट बनाएंगे। जब हम सिक्वेंशियल पे आएंगे तो इसमें हमने बेसिकली एक ही चीज़ पढ़नी है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, उसको बनाने के लिए हम दरमियान में 2-3 और चीज़ें टच करेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो हमारा टारगेट होगा फ्लिप फ्लॉप जो कि एक बिट स्टोर कर लेता होता है। ठीक है, सो इसी को बाद में हम अगर ज़्यादा बिट स्टोर कर सकता हो तो रजिस्टर कह देंगे। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक बिट स्टोर कर सकते हो तो हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, इसकी 2-3 किस्में पढ़ लेंगे, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उनको बाज़ का रजिस्टर कहना शुरू कर देते हैं और वो नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम नंबर सेव कर सकते हैं तो फिर ये वाली इक्वेशन दोबारा का आ जाएगी कि हमने नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा था, कि हम नंबर सेव कर सकें, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। और इंट्रो टू सीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्की कोड्स कि अगर हमने टेक्स्ट सेव करना हो तो वो भी नंबर्स की फॉर्म में होता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर इमेज सेव करना है तो वो भी नंबर की फॉर्म में होता है। अगर आपने साउंड सेव करनी है तो वो भी नंबर की फॉर्म। इवेंचुअली एवरीथिंग गोज इनटू नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, जो कि आपकी रैम में या हार्ड डिस्क में नंबर्स की फॉर्म में पड़े हैं, जिनको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपने फिर अगर कोक स्टूडियो प्ले करना है तो कोक स्टूडियो प्ले कर देते हैं, तो वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में पड़ा होगा। जैसे डीकम्प्रेस करेंगे उससे नंबर निकालेंगे कि क्या है, और वो ये सारी कंप्यूटेशन आपके बिहाफ पे करके आपको ये इल्यूजन देगा कि ये एक साउंड है असल में। तो एक्चुअली इल्यूजन नहीं, वो एक्चुअल में ही एक साउंड बन जाएगी जब आप उसको एनालॉग में वापस कन्वर्ट करें। ओके, सो ये तो हमारा थोड़ा सा इसका बिगर पिक्चर समझिए कि आप दूर से डीएलडी के कोर्स को देख रहे हो तो हम कहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, ऊपर से देख रहे। सो इसके बाद से हमारी बेसिकली एग्जांपल्स शुरू हो जाएंगी कि हम कुछ सर्किट्स बनाएंगे, और वो शायद बुक से ना हो, मैं अपने एक्सपीरियंस में जो जो चीज़ें गुजरी हैं वो वाली, उनमें मुझे जो लगा कि ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, सो उस पार्ट में कोशिश करें कि आप कोई स्पेशली कोई क्लास मिस ना करें। खैर, अब तो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे आ जाए तो फिर शायद मिस कर भी दी तो इतना मसला ना हो, लेकिन पिछले सालों में ये मसले होते रहे। ओके, सो कम्बिनेशनल सर्किट पर स्टार्ट कर देते हैं। सो दो किस्म की चीज़ें होती हैं कम्बिनेशनल सर्किट में, एक सर्किट एनालिसिस, सीक्वेंशियल में भी इसी तरह होता है, एक सर्किट एनालिसिस और एक सर्किट डिज़ाइन। सर्किट एनालिसिस हम ये कहते हैं कि आपको किसी ने सर्किट दिया और आपने बताना है कि वो क्या करता है, तो आप वो ऐसे बता सकते हैं कि आप उसका ट्रूथ टेबल बना के दे दें। ठीक है, तो ये अब हम कर सकते हैं। एक्चुअली ये हम 2-3 लेक्चर पहले से कर सकते हैं कि हम उस सर्किट को लेंगे। अच्छा, फ़र्क क्या आएगा, हमने आपको ये कहा था कि एक एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल तक तो आप पहुंच सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन एक सर्किट से अगर पहुंचना है, सो सर्किट के अंदर बहुत सारे लेट से गेट्स लगे हुए हैं और उसकी लेट से हो सकता है कि 5 इनपुट्स हों, 3 आउटपुट्स हों। ठीक है, तो कैसे पहुंचेंगे, जितनी भी आउटपुट्स हैं उनको लेबल कर दें, ए बी सी जो भी आप नाम देना चाहिए, जितनी भी इनपुट्स हैं उनको भी लेबल कर दें, लेट से एक्स, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी,
ठीक है, जो भी आप देना चाहें, ठीक। तो हर आउटपुट के लिए आप इसकी एक्सप्रेशन फाइंड कर लें। गेट लगे हुए हैं, जहाँ पे और गेट आ रहा है वहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पर एंड गेट आ रहा है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, और उससे आप एक एक्सप्रेशन तक पहुँचेंगे। उस एक्सप्रेशन से आप ट्रुथ टेबल तक पहुँचेंगे। अगर उसको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिख दिया तो आपको पता चल गया कि भाई ये मिन टर्म्स हैं, ये मैक्स टर्म्स हैं। या अगर आपने उसको वैल्यूज पुट करके ट्रुथ टेबल बनाना है वो बना दे कि भाई 0 0 0 पुट किया, 0 0 1 पुट किया, दोनों मेथड्स आर ओके, ठीक है। लेकिन ये फिर एक आउटपुट के लिए नहीं होगा, ऐसी मल्टीपल आउटपुट्स बनेंगी। जितने भी सर्किट की आउटपुट है, हो सकता है 3-4 आउटपुट हो, तो हर आउटपुट के लिए अलग-अलग ट्रुथ टेबल आपको बनाना होगा, ठीक है। कि आप एक इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन रखें और फिर बता दें आउटपुट 0 के लिए ये आउटपुट आ रही है, आउटपुट 1 के लिए ये आउटपुट आ रही है, ठीक। तो यही स्टेप्स इधर लिखे हुए हैं कि गिवन अ लॉजिक सर्किट डिटरमिनेट्स ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन। प्रोसीजर क्या है, लेबल ऑल गेट आउटपुट्स विद आर्बिट्ररी सिंबल्स, कोई भी नाम दे दें हर गेट के आउटपुट को। डिटरमिन बूलियन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल फॉर ईच आउटपुट इन टर्म्स ऑफ ईदर द इनपुट और इंटरमीडिएट वेरिएबल, कि आपकी हर आउटपुट के लिए आप डिटरमिन करें कि क्या बूलियन एक्सप्रेशन बनती है इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है कि बड़ा सा सर्किट हो तो आप डायरेक्टली इनपुट के फॉर्म में ना आए तो इंटरमीडिएट वेरिएबल, और फिर इंटरमीडिएट वेरिएबल से आप इनपुट की फॉर्म में निकालेंगे। तो ओवरऑल आपने इनपुट से आउटपुट का रिलेशन बताना है कि ये इनपुट आ रही है तो ये आउटपुट आनी, फाइनल आपकी आउटपुट होनी चाहिए ट्रुथ टेबल, कि आपका क्या ट्रुथ टेबल बनता है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। तो ये हम अभी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सर्किट एनालिसिस कहते हैं। दूसरी चीज़ है सर्किट डिज़ाइन, ठीक है। तो ये उसका ऑपोजिट प्रोसेस है। सर्किट एनालिसिस क्या था कि सर्किट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, एंड यू वांट टू नो कि वो क्या करता है, ठीक है। कई दफ़ा आप ज़िंदगी में ये होता है कि आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई कोड मिला जिसको आपने ले करके आगे चलना है, तो फर्स्ट यू नीड टू नो कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। तो आप उसको उसका सर्किट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। या आपने कोई ओपन सोर्स कोड उठाया जिसको आप यूज़ करते हुए कोई बड़ी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो यू वांट टू नो इट कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप उसका सर्किट एनालिसिस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपको थोड़ा सा अगर एडवांस सर्किट है तो ये नहीं करना पड़ेगा एग्जैक्टली ट्रुथ टेबल बनाने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सबसेट में ये काम आपको करना पड़ जाएगा, ठीक। सर्किट डिज़ाइन जो है वो ये है कि आपने सर्किट को डिज़ाइन करना है। आपको सर्किट गिवन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है जिसका आपने सर्किट डिज़ाइन किया। अगर आपको ट्रुथ टेबल गिवन हो फिर तो आप उसका सर्किट डिज़ाइन एक्चुअली कर सकते हैं। पिछली 3-4 क्लासों में हम यही काम ही करते आ रहे हैं, ठीक है, कि आपको एक ट्रुथ टेबल गिवन था, ठीक है। अगर आप सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा आउटपुट्स हो, ठीक है। सो एक से ज़्यादा आउटपुट हैं तो हर आउटपुट के लिए अलग-अलग ट्रुथ टेबल बनेगा। जिस तरह हमने 7 सेगमेंट की एग्जांपल करी, ठीक है। तो 7 सेगमेंट का कोई एक सर्किट नहीं बना, 7 सेगमेंट के कितने सर्किट्स बने, 7 सर्किट्स बने, क्योंकि हर एक साइड एक एलईडी थी और हर एलईडी को हमने ऑन ऑफ करना है। तो हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिसकी 7 आउटपुट्स के लिए अलग-अलग ट्रुथ टेबल बन गए, और हर ट्रुथ टेबल के लिए अलग-अलग कार्नॉफ मैप बन गए। कार्नॉफ मैप बन गए तो उससे सिंप्लीफाई करके आपके पास हर एक का सर्किट आ गया। सर्किट आ गया, आप उसको आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर पैच कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसमें ट्रुथ टेबल से आगे का पार्ट तो आपको पता है, लेकिन जनरली एक छोटा सा पार्ट उससे पहले भी होता है कि कई दफ़ा आप जिस यूज़र के लिए चीज़ बनाने जा रहे हैं वो आपको ट्रुथ टेबल की फॉर्म में नहीं बताएगा, उसको पता होगा कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर इंजीनियर का काम है कि वो जाकर उससे पूछे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं और लिखे, ठीक है, कि इच्छा है आपको ये इनपुट पे ये आउटपुट चाहिए, ये इनपुट पे ये आउटपुट, लेकिन वो साइन करवा लो उससे कि यही चाहिए ना, मैं बना के दे दूँ, बाद में मुकर ना जाना कि नहीं नहीं मुझे कुछ और चाहिए, ठीक। सो ये फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशंस, कि आपको क्या चाहिए सर्किट में, किस इनपुट पे क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। so, जब आप इस पर पहुंच जाएंगे तो आप इससे ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको बाज़ का फॉर्मुलेशन क्या देते हैं, लेकिन मतलब दैट्स जस्ट अ नेम, एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, एक दफ़ा मुझे सही तरह रिक्वायरमेंट्स पता चल गई तो मैं उससे डायरेक्टली ट्रुथ टेबल पे आ जाऊंगा या ट्रुथ टेबल्स पे आ जाऊंगा, डिपेंडिंग के मेरी कितनी आउटपुट्स हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल पे जब मैं पहुंच गया तो अगला काम है उसको ऑप्टिमाइज सर्किट बनाना। वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रुथ टेबल गिवन हो तो के मैप से उसको सॉल्व करके उसकी लॉजिक बना दें। जब लॉजिक बन जाएगी तो उसके बाद है कि किस टेक्नोलॉजी पर उसको मैप करना है।
सो अगर आप लोग इस स्टेज पर मैप करेंगे तो ब्रेडबोर्ड टेक्नोलॉजी पे मैप करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपने ब्रेडबोर्ड ही आपके पास अवेलेबल है, आपने यही पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आईसीज उठाएंगे एंड गेट्स की और या और गेट्स की और नॉट गेट्स की, उनको जोड़ के ब्रेडबोर्ड के ऊपर मैप कर देंगे। थोड़ा सा आगे जब आप चले जाएंगे मे बी 5 वीक्स ऑन, तो फिर आप यही काम एफपीजीए के ऊपर कर रहे होंगे कि आप जब सर्किट बना लिया तो आप उसको एफपीजीए एक आईसी है जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से सर्किट लगा, इट्स अ गेट एरे, एफपीजीए स्टैंड्स फॉर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। तो आपकी एक प्रोग्रामेबल गेट एरे है जिसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं कौन सा गेट किससे कनेक्ट होगा, ठीक है, और आप वो उसके ऊपर सर्किट बंद कर सकते हैं। तो उस केस में उस टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे। अगर आप कोई बहुत ही धांसू किस्म का काम कर रहे हैं ज़बरदस्त, तो फिर आप अपनी आईसी बनाना चाहेंगे, ठीक है, जब अपनी जो कि आपको लगता है कि अगर लाखों या मिलियंस में सेल होने वाली चीज़ है, तो आप कहेंगे कि फिर एफपीजीए के बजाय इट मेक सेंस कि मैं इसकी चिप ही बना दूं, ठीक है, टाइम थोड़ा लग जाएगा लेकिन फिर सेविंग ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर। तो वो फिर आप ट्रांजिस्टर लेवल पे मैप करेंगे उसको, ठीक है। सो वो एक और कहानी शुरू हो जाती है। जो इस कोर्स से हटकर फिर एक और कोर्स होता है वीएलएसआई डिज़ाइन का, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। सो वीएलएसआई का एक अलग से कोर्स होता है जिसमें ये चीज़ डिस्कस होती है कि अगर गेट लेवल डिज़ाइन दे दिया हो तो उससे ट्रांजिस्टर लेवल डिज़ाइन ऑप्टिमल कैसे बन सकता है, ठीक है। सो यानी कि ये वाला कोर्स आपको गेट लेवल डिज़ाइन पे या आरटीएल लेवल हम बाद में पढ़ेंगे, उस लेवल डिज़ाइन तक ले जाएगा, और उसके आगे वाला काम फिर वीएलएसआई डिज़ाइन का कोर्स जिसने पढ़ा हो वो कर सकता है, ठीक है। सो वहाँ पर आ जाए। और आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि फिर आप सर्किट को टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। हार्डवेयर डिज़ाइन में वेरिफिकेशन एक कोर काम होता है, ठीक है। कोर काम मीन्स के अगर आप प्लान कर रहे हैं, अब जिस तरह आपने सेमेस्टर में प्रोजेक्ट करना है, तो जितना आपने डिज़ाइन के लिए टाइम रखा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेरिफिकेशन के लिए रखें, ठीक है, क्योंकि अमूमन वेरिफिकेशन में उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। जब आप उसको टेस्ट करने लगते हैं तो आपको वेरिफिकेशन में उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है जितना आपको डिज़ाइन करने में लगा था। अगर आपको 6 घंटे डिज़ाइन में लगे तो हो सकता है 8 घंटे वेरीफाई करने में लगे, ठीक जी, ठीक। सो क्योंकि जब आप उसको चलाते हैं पता चलता है नहीं चलता, फिर आप बैक ट्रेस करते हैं कि कहाँ पर मसला आ रहा है और बग फिक्स करते हैं, तो वो इतना टाइम ले लेता है। ओके, सो नॉर्मली हम कॉम्बिनेशनल सर्किट इसको कहते हैं कि जिसमें जो इनपुट्स जो आउटपुट्स है ना, जैसे ही कोई इनपुट आती है उसके हिसाब से कोई आउटपुट्स आ जाती हैं, ठीक है, और इसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, आइडियली इनपुट्स के बिल्कुल ही जैसे इनपुट आई आउटपुट उसके साथ आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कुछ गेट्स लगे हुए हैं और उन गेट्स का कुछ डिले है, चाहे वो नैनो सेकंड में ही है, उतने नैनो सेकंड बाद जो भी उसका मैक्सिमम डिले होगा इसकी आउटपुट स्टेबल हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन हम इस वक्त डिज़ाइन करते हुए इसको आइडियल ही अज्यूम कर लेंगे। वो जो डिले वाला पार्ट है वो हम फिलहाल इग्नोर कर देंगे, लेकिन वो मैटर करता है जब आप एक्चुअल में सिंथेसिस करने जा रहे हैं। अभी जो आपने ब्रेड बोर्ड में बनाने हैं उनमें ये सच मैटर नहीं करता, क्योंकि वो इतनी स्पीड पे चीज़ हो रही होगी कि यू डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन लेट्स से कि मैं एक प्रोसेसर बना रहा हूँ जो 3 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। सो 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि वो 1 नैनो सेकेंड में उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 1 नैनो सेकेंड जो है वो मतलब बहुत छोटा सा डिले है, और 3 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 नैनो सेकेंड का भी तिहाई हिस्से में उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पर फिर ये डिलेज मैटर करते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंटली मैटर करते हैं, तो हम उसको भी फिर ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक। ओके, सो बेसिकली हम कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा सर्किट है जो कि गेट से मिलकर बना हुआ है, इनपुट आती है उसकी बेस पर आउटपुट आ जाती है। वी वुड प्रेफर कि वो इस किस्म का सर्किट हो कि वो कैस्केड हो सके, यानी उसको जोड़ के आप बड़ा सर्किट बना सकते हो। जिस तरह हमने कहा कि भाई अगर 2 इनपुट वाला और गेट हो और हमने 3 इनपुट वाला बनाना है तो 2 और गेट लगा दें तो 3 इनपुट वाला और गेट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह हम चाहेंगे कि लेट से मैंने एडर बनाया है जो कि 4 बिट को 4 बिट में ऐड कर सकता है, तो किसी तरह मैं उसको जोड़कर 8 बिट को 8 बिट में ऐड करने वाला सर्किट भी बना सकूं, या 16 बिट को 16 बिट में। तो अगर ये वाली कैपेबिलिटी में ऐड कर सकूं तो दैट वुड बी अ प्लस, ताकि मैं उन चिप्स को जोड़ सकूं, ठीक है। ओके, बिफोर गोइंग टू कॉम्बिनेशनल सर्किट फर्दर, एक और टूल जो हम यूज़ करते हैं सर्किट डिज़ाइन में वो है टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम क्या होती है, ये इवन सिक्वेंशियल सर्किट में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
ठीक है। टाइमिंग डायग्राम ये होती है कि आप एक एक्सेस पे कुछ भी इनपुट्स या आउटपुट्स रख लेते हैं, ठीक है, या बेसिक इंटरमीडिएट वेरिएबल्स रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरे एक्सेस पे टाइम रख लेते हैं, ठीक है, कि टाइम इस तरफ बढ़ा है और इस तरफ मेरी इनपुट्स हैं और आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर अच्छा इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि अक्सर चीज़ को समझाना इसके ज़रिए आसान होता है, बजाय ये कि आप एक सर्किट डायग्राम दे दें सिंपली, तो उससे चीज़ को समझना बाज़ का मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू टाइमिंग डायग्राम। नॉर्मली ये दोनों चल रही होती हैं कि सर्किट डायग्राम भी होती है, टाइमिंग डायग्राम भी चल रही होती है। आप अगर कोई आईसी लेंगे, मतलब अभी आप कुछ आईसीज यूज़ कर रहे हैं गेट्स की, ठीक है, उस तरह बहुत सी बेताशा आईसीज अवेलेबल होती हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उनमें ऐसी आईसीज यूज़ करेंगे। तो आप जब भी कोई आईसी ढूंढेंगे, मतलब आपने लेट्स से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ढूंढना है या कोई डिजिटल सर्किट इसी किस्म का कुछ और ढूंढना है, तो आप उसको सर्च करेंगे, आपको कोई आईसी मिल जाएगी, उस आईसी की डाटा शीट अवेलेबल होगी। इवन जो अभी यूज़ आप करें उनकी भी डाटा शीट्स अवेलेबल है। डाटा शीट जो होती है, हम उसको कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उसकी डिटेल्स बताई होती हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है वो किसी टेबल में भी लिखा होगा कि ये इनपुट हैं और ये आउटपुट हैं और ये कैसे काम कर रही हैं, और फिर साथ अमूमन टाइमिंग डायग्राम भी दी हुई होगी, ठीक है। और टाइमिंग डायग्राम से कई दफ़ा आप ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। तो जनरली आप वो टेबल और टाइमिंग डायग्राम देख के हो सकता है कि बजाय पूरी डाटा शीट पढ़ने के क्विकली उसका ओवरव्यू पढ़ा, टाइमिंग डायग्राम देखी, इनपुट आउटपुट का टेबल देखा, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर किसी ने पीसीबी बनानी है, वो हो सकता है कि उसके डिफरेंट सेक्शन पढ़े कि इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कितने वोल्टेज देने हैं, कितने नहीं देने, तो इसके ओके। तो सो टाइमिंग डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इसका एक काम होता है डिबगिंग में, कि जब आप कोई सर्किट बना लेते हैं और वो नहीं चल रहा होता, तो कई दफ़ा सर्किट, क्योंकि आपको सर्किट तो बता रहे हैं कि ये इनपुट आई, ये कम्बिनेशन बने, ये आउटपुट बनी, कई दफ़ा आप फिर साथ एक टाइमिंग डायग्राम बना लें तो यू कैन डीबग इट कि अच्छा अगर ये इनपुट आ रही है तो ये इंटरमीडिएट आउटपुट इस तरह से आएगी और फाइनल आउटपुट इस तरह से आएगी, तो आप उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। जी, कंडीशन क्या? वो तो जो भी सर्किट बना हुआ है ना, उसमें एंड लगा हुआ और लगा हुआ है, जो भी लगे हुए हैं जिनके कम्बिनेशन से वो बन रहा है, वो आप उस पूरे अभी इसकी एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। सो फॉर एग्जांपल एक एंड गेट की अगर टाइमिंग डायग्राम बनानी है, सो एंड गेट क्या होता है, उसकी दो इनपुट्स होती हैं, 2 इनपुट एंड गेट पहले बना रहे हैं हम। सो लेट्स से एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, ठीक है, और एक उसकी आउटपुट होगी, ठीक है। तो अब ये डायग्राम क्या शो कर रही है कि टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, कि थोड़ी देर के लिए ए 0 रहा, फिर 1 रहा, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ एंड सो ऑन, और थोड़ी देर के लिए बी 0 रहा, 1 हुआ, 0 रहा, 1 हुआ, इस तरह। अगर ये ए और बी इनपुट आ रहे हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? एंड गेट की आउटपुट अगर मैंने इस पर ड्रॉ करनी है, किस वक्त 1 होनी चाहिए, किस वक्त 0 होनी चाहिए? जब दोनों 1 हो तो इसको 1 होना चाहिए। तो स्टार्ट में क्या होना चाहिए, इसको आउटपुट को 0 होना चाहिए। फिर इस जगह पर जब ये 1 हो गया तब आउटपुट को फिर भी 0, क्योंकि ये 0 रह रहा है। फिर जब ये भी 1 हो गया तो 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी तरह चल रहा है कि यहाँ पर भी 0, ये 0 रहा, 1 हुआ, जब वो 1 हो गया तो ये 1 होगी। अब इस जगह पर जाकर ये 0 हो गया है, ठीक है, सॉरी ये 0 हो गया, ये भी 1 नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? आउटपुट 0 हो जानी चाहिए। और दोबारा 1 कब होनी चाहिए? जब ये दोनों 1 हुए। इसके बाद जब इस जगह पर दोनों 1 हुए, जब इस जगह पर दोनों 1 हुए, तो जिस जगह पर दोनों 1 आ रहे हैं उस जगह पर आउटपुट 1 होगी और अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगी, ठीक। सो अगर आपको ये इनपुट गिवन हो तो ये आप टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं इसकी एंड गेट की, ठीक है। इनपुट गिवन, इसमें हमने डिले नहीं डाला क्योंकि हम इस वक्त आइडियल एज्यूम करें, ठीक। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट एग्जांपल है। इसमें एक गेट नहीं है बल्कि एक सर्किट है जिसके अंदर 4 गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और अब हम f को इन टर्म्स ऑफ a और b लिखना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि f डायरेक्टली और a और b पर डिपेंड नहीं कर रहा, f के दरमियान में भी कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दरमियान वाले वेरिएबल्स को भी पहले ड्रॉ कर लें। यानी कि हम कहते हैं कि
ए और बी को ड्रॉ कर लिया पहले, कोई भी रैंडमली हमने इनपुट दे के, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्चुअल में तो एफ तक जाना चाह रहे थे, लेकिन एफ से पहले हमें चाहिए वाई और जी, और वाई और जी को चाहिए एक्स, ठीक है। सो हम सबसे पहले एक्स ड्रॉ कर लें, फिर वाई ड्रॉ कर लें, फिर जी ड्रॉ कर लें, और फिर एंड पे एफ ड्रॉ कर लें। सो हमने एक्स, वाई, जी और एफ इन चारों के लिए जगह बना दी, ठीक है। सो अब पूरा ड्रॉ करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसा कि आपने बड़ा अर्ली ऑन किसी कोर्स में पढ़ लिया होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल, कि आप सर्किट को डिवाइड कर लें और छोटे हिस्से को कर लें। प्रोग्रामिंग में भी कहा होगा कि प्रॉब्लम को डिवाइड करें और छोटे हिस्से को कर लें। सो इस केस में हमारा छोटा हिस्सा है कि पहले हम एक्स को देख लेते हैं, फॉरगेट अबाउट वाई, जी एंड एफ। सो सबसे पहले एक्स को देख लेते हैं। सो एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, और ए और बी का क्या कर रहे हैं हम? नैंड, ठीक है। नैंड के आगे एक छोटा सा बबल भी है, नैंड। सो नैंड क्या करता है? जब दोनों जीरो होंगी तब 1 देगा? नहीं। नैंड क्या होता है? एंड के आगे एक नॉट लगा हुआ है। सो पहले हम सोच लेते हैं कि एंड क्या करता है। एंड क्या करता है? एंड सिर्फ जब दोनों 1 हो उस वक्त 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। सो नैंड क्या करेगा? जब दोनों 1 होंगी तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 रहेगा, ठीक है। बाकी सब केस में 1 रहेगा। सो जब दोनों इनपुट 1 है तो वो 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 रहेगा। सो इसका मतलब है अगर इसके ऊपर हम देख लेंगे जब दोनों इनपुट 1 होती हैं उस टाइम पे हम इसको 0 कर दें, और बाकी केस में हम इसको 1 कर दें। सो दोनों इनपुट 1 कब है? शुरू में क्या 1 है? नहीं। इस जगह पर है, इस पे ये भी 1 है, ये भी 1 है। इस जगह पर नहीं है, इस जगह पर भी नहीं है, इस जगह पर भी नहीं है, इस जगह पर है। सो इस जगह पर और इस जगह पर इट शुड बी 0, ठीक है। नैंड है, एंड को 1 होना है, नैंड को 0, अदरवाइज इसको 1 होना चाहिए। सो ये समझ आ गया कि इस जगह पर और इस जगह पर इसमें 0 हुआ, बाकी केस में 1 हो। ओके, सो ये तो x आ गया। अब जब x आ गया, अब हम y भी निकाल सकते हैं, z भी निकाल सकते हैं। तो लेट से पहले y को निकाल लेते हैं। y को अगेन ये खुद भी एक नैंड गेट है, और इसकी इनपुट्स क्या हैं? a और x। तो इसका मतलब है a और x जब दोनों क्या होंगे तो इसको 0 होना चाहिए, जब दोनों 1 होंगे तो इसको 0 होना चाहिए, अदरवाइज 1 होना चाहिए। सो अब इस जगह पर हम a को भी देख सकते हैं और x को भी देख सकते हैं। सो ये कब दोनों 1 है? यहां दोनों 0 हैं, यहां पर ये 1 0 है, यहां पर ये दोनों 0 हैं, एंड इस जगह पर ये जो जगह है, इतनी सी जगह पर दोनों 1 है, और बाकी सारी जगह पर जी ये जो नीचे की तरफ लाइन लगाई हुई है ये 0 है, अगर ऊपर चली जाती है तो 1 है, ठीक है। तो ऊपर जी आप ये समझो कि ये वाला चीज 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये वोल्टेज आप बना रहे हैं जिस तरह ग्राफ नहीं बनाते, ठीक है, 0 1 2 3, तो क्योंकि हमें 2 ही लेवल लेने हैं तो ये 0 है, ये ऊपर वाला 1, ठीक है। तो ये इस टाइम एक्सेस पे अगर देखें ना तो ये हर एक का ये 0 लेवल है, ठीक है। ये बी का 0 लेवल था, ठीक है। सो 0 लेवल पे नहीं है तो इसका मतलब है 1 लेवल पर, क्योंकि 2 ही लेवल इस वक्त हैं बाइनरी सर्किट से, ठीक। ओके, सो आप बताएं ए और एक्स को देखकर कि ये किस जगह पर दोनों 1 हो रहे हैं, ठीक है। ये इस इतने से एरिया में ये भी 1 है, ये भी 1 है, इधर ये 0 हो जाता 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 है, तो सिर्फ वो एक छोटा सा हिस्सा है। तो वहां पर ये दोनों 1 है, तो x को इस जगह पर 0 हो जाना चाहिए, बाकी सब जगह पर 1 हो जाए, ठीक हो गया। व्हाट अबाउट y? y किन दोनों का XOR हो रहा है? सॉरी y तो हो गया, z, मैं गलती से x बोल गया, वो हम y बना रहे थे, ठीक। z b और x, ठीक है। b और x को अगर हम XOR XOR नहीं NAND कह रहे हैं, ठीक है। b और x को NAND कर रहे हैं, तो ये किस किस जगह पर दोनों 1 है? यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर आगे नहीं, ठीक है।
सो इन दो जगहों पर 0 आना चाहिए, बाकी जगहों पर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये पूरा 1 आ गया, ठीक। ओके, सो हम अब ऐसा ऐसा डिवाइड एंड रूल करते हुए y और z तक पहुंच चुके हैं, और अब आखिरी हमारी विक्ट्री ओवर f होगी, ठीक है। सो f इज NAND ऑफ y एंड z। सो y और z को NAND कर रहे हैं, आखिरी दो को, तो ये किस जगह पर दोनों 1 है? इधर, फिर इधर, फिर इसे। तो इन तीन जगहों पर z शुड बी 0, अदरवाइज z शुड बी 1। सो इन तीन जगहों पर ये 0 है, बाकी जगहों पर 1। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। सो इस तरह करके आप टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्विज में या एग्ज़ाम में इनपुट्स बता दूं किसी भी सर्किट की, और इस तरह का कम्बिनेशनल सर्किट दे दूं, और मैं कहूँगा मुझे आउटपुट की टाइमिंग डायग्राम चाहिए, और एक से ज़्यादा आउटपुट हो जाए बेशक, तो आप हर आउटपुट के पीछे उससे पीछे जाके पहले शुरू से इनपुट से शुरू हो जाएंगे, जहाँ तक एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे, इवेंचुअली आप टाइमिंग डायग्राम मुझे बना के दिखा सकते हैं, ठीक। वैसे अगर इस पर गौर करें तो ये कर क्या रहा है, जब a और b, अगर मैं लिखूं a, b और z, जब a और b, a 0 है, b 1 है, ठीक है। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 0 1 है, तो z क्या आ रहा है, 0 1 पर 1। अगर a 1 है, b भी 1 है, 1 1 पर 0 आ रहा है, ठीक है। अगर a 0 है, b 1 है, वो तो पहले ही हो चुका है। अगर a 0 है, b भी 0 है, ठीक है। a 0 है, b भी 0 है, तो आउटपुट 0 आ रही है। और अगर a भी 1 है, a 1 है, b 0 है, a 1 है, b 0 है, फिर क्या हो रहा है, आउटपुट 1 आ रही है। और 1 1 वाला भी पहले कवर हो चुका है कि उस पर 0 ही आता है, ठीक। सो मैं इस टाइमिंग डायग्राम से ट्रुथ टेबल तक भी पहुंच सकता हूँ, ठीक है। गिवन कि मैंने a और b के सारे कम्बिनेशन इधर बनाए हूँ, ठीक है। मतलब a और b में अगर मैंने कोई कम्बिनेशन छोड़ दिया होता तो आउटपुट उस पर ना मिलती मुझे, ठीक है। उसका मैं अभी तरीका बताता हूँ कि उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। इस ट्रुथ टेबल को देखकर आप बता सकते हैं कि ये क्या करता है। जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 तो इसका एक नाम हमने पढ़ा हुआ XOR गेट है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और यही काम करता था कि जब कोई एक 1 हो एक्सक्लूसिवली तब 1 होगा। तो इसका मतलब है कि XOR गेट जो है वो हम NAND गेट्स को जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास XOR गेट बन जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली NAND और NOR जो है ना, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि NAND और NOR को जोड़ के हम बाकी गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। NOR अगर आपके पास सिर्फ NOR पड़े हो तो आप उससे और भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, NAND भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ NAND पड़े हो उनसे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फूड फॉर थॉट है, ये आप जाके देखें, गूगल करें कि कैसे बन सकते हैं, तो आपको ये सर्किट मिल जाएगा, ठीक है, कि सारे सर्किट मिल जाएंगे। ये आप जाके इसको सोचें। अच्छा, एक और जो चीज़ मैंने अभी जिक्र किया वो ये किया कि अगर मैं इनपुट में कोई कॉम्बिनेशन छोड़ जाता तो फिर मेरी वो वाली आउटपुट रो टेबल की नहीं नजर आनी थी। तो इसको आप बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग सिंपल थिंग, जो कि अगर आप टाइमिंग डायग्राम से ट्रुथ टेबल तक पहुंचना चाह रहे हैं बजाय स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने के, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप a b अगर आपकी इनपुट थी ना, तो a को 0 करें, 1 करें, 0 करें, 1 करें, और b को 0 कर दें, 1 कर दें, ठीक। तो क्या होगा अगर मैं इस जगह पर देखूं, b को मैं MSB पे लिख रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसको a कह देता हूँ, इसको b कह देता हूँ, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्योंकि, ठीक है। सो अब a b इस केस में 0 0 है,
इस केस में 0 1 है, इस केस में 1 0 है, इस केस में 1 1। ठीक है, तो ये सारे केस कवर हो गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि ट्रुथ टेबल कभी बनाना हो तो फर्स्ट रो में क्या करें, 0 1 0 1 0 1 0 1 करते जाए। ठीक है, सो लेट से कि 3 इनपुट वाला होता। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि A B C थे मेरे पास। ठीक है, तो C को 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 दफ़ा, क्योंकि आपको पता है 8 दफ़ा आने। B को 0 0 1 1 0 0 1 1 और इसी तरह A को 0 0 0 0 और 1 1 1 1। और यही काम आप फिर अगर 16 का होता तो इसको 2 दफ़ा लिख दें और एक और को आधी दफ़ा 0 आधी दफ़ा। सो आप करना क्या पड़ेगा, अगर ये 3 इनपुट वाला होता तो मुझे क्या करना होता, मैं फिर A B के साथ C भी रखता, तो C B A इस तरह रखना चाहता। तो फिर मैं बिल्कुल इसी तरह इसको 4 दफ़ा और 0 1 करता, इसको एक और दफ़ा 0 1 करता और फिर A आधे टाइम के लिए 0 रहता, आधे टाइम के लिए 1 हो जाता। ठीक, तो ये आपके सारे कॉम्बिनेशन इसके अंदर कवर हो जाने थे कि एक को आपने 0 1 0 1 0 1 किया, दूसरे को आपने 2 साइकिल के लिए 0 2 साइकिल के लिए 1 2 साइकिल के लिए 0 2 साइकिल के लिए 1, तीसरे को आपने 4 साइकिल के लिए 0 4 साइकिल के लिए 1, चौथा होता तो वो 8 साइकिल के 0 8 साइकिल के लिए 1 हो जाता। तो वो सारी इनपुट कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये 4 इनपुट तक पहुंच जाता तो फिर आपकी टाइमिंग डायग्राम काफ़ी लंबी हो जाती, तो आप उसके बजाय शायद स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम के जरिए ट्रुथ टेबल तक पहुंचते ना कि इसके जरिए। हाँ जी, क्वेश्चन था। हाँ, कॉल आ रही है सजाए, उठा लो। ओके, सो ये तो अभी तक हमने कोई मतलब मैंने कहा आपको ये था कि हम कुछ एग्जाम्पल सर्किट्स करेंगे, लेकिन अभी तक हम छोटे छोटे टॉपिक्स ही कर रहे हैं कि अच्छा टाइमिंग डायग्राम ये होती है, सर्किट डिज़ाइन ये होता है, सर्किट एनालिसिस ये होता है। तो अब हम आ जाते हैं ज़रा एग्जांपल्स पे। ठीक है, सो एग्जांपल्स हमारे हैं जो सर्किट हम बनाना चाह रहे हैं वो हैं डिकोडर्स, इनकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर, एडर, मल्टीप्लायर, ये वाले सर्किट हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक, इन सारे सर्किट्स में जो हम अभी कवर करेंगे, ठीक है, हम मेथोडोलॉजी एक ही रखेंगे, सर्किट अलग-अलग होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट क्या काम करता है, कि मतलब डिकोडर है तो वो क्या काम करता है। ठीक है, क्या इनपुट होगी तो क्या आउटपुट होगी। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये इनपुट पे ये आउटपुट चाहिए तो एसेंशियली हम ट्रुथ टेबल तक पहुंच गए। और अगर हम ट्रुथ टेबल तक पहुंच गए तो हम सर्किट तक पहुंच गए। ठीक है, तो हमारा पहली चीज़ है कि वो काम क्या करता है, दूसरी चीज़ है फिर उसके सर्किट क्या होगा। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू इट मैं एक चीज़ आपका जो कह लें कि माइंड सेट करना चाह रहा हूँ, ये पढ़ते हुए जो आपको जहन में रखना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, आज से 10 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, 50 साल गुजर जाएं, आपका पोता आपसे पूछे कि अबू डिकोडर क्या नहीं, दादा डिकोडर क्या करता था, तो आपको याद रहना चाहिए कि करता क्या था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करता क्या था ये आपको पता हो कि एज अ बॉक्स यू शुड नो कि यार डिकोडर की अगर इनपुट ये है आउटपुट ये है तो क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर की इनपुट क्या होती है आउटपुट क्या करता है, क्या काम करता है, ये आपको हर केस में याद रखना है। ठीक है, कोशिश करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली हम इंसान है, हमें भूल जाता है, लेकिन ये सबसे कम मेमोरी आपकी खाते हुए आपको जहन में आप रख सकते हैं कि भाई ये काम करता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसका सर्किट क्या है। ठीक है, वो आपको इस कोर्स में याद रखना है क्योंकि इस कोर्स में मैं उसको एवेल्युएट कर रहा हूँ। ठीक है, बट एज अ ह्यूमन जब आपको 15-20 साल गुजर जाएंगे तो आपको उसका सर्किट याद नहीं रहेगा, बट यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द बुक और उसको देख सकते हैं कि उसका सर्किट क्या है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपको एग्जैक्ट सर्किट अगर नहीं भी याद रहता तो आपको 2 चीज़ें याद रहें उसमें से। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी करता क्या है। ठीक है, व्हाट द सर्किट डज। ठीक है, ये तो आप हर सर्किट में याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, चाहे आपको 40 साल हो जाए। ठीक है, सो दूसरी जो 2 चीज़ें हैं वो भी कोशिश करें याद रखने की, जो इससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है बट स्टिल आर इम्पॉर्टेंट। एक है कि एक रफ सा सर्किट साइज, ठीक है, ये आवाज का जिसको हम एरिया कह देते हैं। ठीक है, क्या मतलब है कि कितने रफली गेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट सर्किट नहीं याद होगा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेट्स भी नहीं याद होंगे, लेकिन अगर आपको रफ सा आइडिया हो ना कि हाँ इतने गेट्स यूज हो रहे थे, इतने 5 इनपुट वाले थे, इतने इनपुट वाले थे, तो एक रफ सा आइडिया आपके जहन में रहेगा। ठीक, और दूसरा आपको
सर्किट का डिले, ठीक है। डिले से मुराद है कि सीरीज में कितने गेट्स लगे हुए थे, पैरेलल में बेशक 50 लगे हों, उनका डिले 1 गेट का है, ठीक है। इनपुट आएगी 1 गेट आउटपुट के बाद आपके पास आउटपुट। सीरीज में जो लगे हुए हैं वो चीज़ को डिले करते हैं कि 1 गेट की आउटपुट आएगी तो अगले गेट की इनपुट बनेगी, फिर अगले गेट की आउटपुट आएगी तो उससे अगले की बनेगी, और इवेंचुअली तो ओवरऑल रफली उसका डिले कितना था, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ ये याद रखें, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये याद रहे कि जब आप आज से कुछ अरसे बाद हो सकता है आप में से कुछ लोग लैंड कर जाएं किसी ऐसी जॉब पे जहाँ पर आपने हार्डवेयर डिज़ाइन करना हो। जब आपने हार्डवेयर डिज़ाइन करना होगा तो आपने जो सर्किट बनाना होगा उसमें लेट्स से वो डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो आप उसका एग्जैक्ट नीचे जाके गेट जोड़ के हार्डवेयर नहीं बना रहे होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आप एक थोड़ा सा टॉप लेवल पे बैठ कर डिज़ाइन कर रहे होंगे। आप वेरिलॉग में कोई कोड लिखेंगे, VHDL में कोई कोड लिखेंगे जिससे वो खुद ही बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके पास 2 डिज़ाइन है और आपने ये चूज़ करना है इनमें से कौन सा बेहतर है, ठीक है, तो उस चॉइस के लिए आपके पास ये फैक्टर होंगे कि एरिया किसका ज़्यादा है। अगर कम एरिया है तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि छोटे कम गेट से मिलकर बन रहा है तो इसका मतलब है डिज़ाइन बेहतर है। और अगर वो कम डिले ले रहा है तो ये भी बेहतर है, इसका मतलब फटाफट निकाल रहा है आउटपुट, ठीक है। तो आपने इन 2 फैक्टर्स की बेस पर डिसीजन लेने होंगे कि यार मैं इस तरह भी एक चीज़ डिज़ाइन कर सकता हूँ, इस तरह भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर हमें ट्रेड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं कि एरिया थोड़ा सा बढ़ा के चीज़ को थोड़ा सा तेज़ कर लें, या टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें लेकिन एरिया को थोड़ा सा कम कर दें। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप जिस प्रॉब्लम को करने जा रहे थे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, ठीक है। हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट टाइमिंग इतनी ना हो, ठीक है, तो फिर आप उसको एरिया कम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ही टाइमिंग हो, तो फिर आप एरिया का केयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप ट्रेड ऑफ ज़िंदगी में, इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स, ठीक है, कि आप सूरत पे फोकस करेंगे या सीरत पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये वही वाला ट्रेड ऑफ है कि सर्किट में आप एरिया पे फोकस करेंगे या डिले पे फोकस करेंगे, ठीक। सो समझ आ रही है ना कि क्या ओवरऑल, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इसका आपका एक माइंडसेट बनाने की कोशिश करूँगा, पहले से आपके जहन में हो कि आपने क्या चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 10 साल बाद ये सारे सर्किट याद रहेंगे, ठीक है। कोशिश तो होगी कि मैं इस तरह इसको हलवा बना के आपको बताऊं कि आपको ये याद रहे, लेकिन बट इन दी एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप सबको याद रहेंगे। लेकिन ये चीज़ अगर जहन में रह जाए ना, ये 3 चीज़ें, एक ये कि करता क्या है, एक चीज़ कि सर्किट का रफली एरिया कितना है, और दूसरा ये कि सर्किट का डिले कितना है, तो आप इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन चॉइसेस ले सकेंगे एज एन इंजीनियर, ठीक है, क्या चीज़ बेहतर है। एक तीसरा वेरिएबल होता है पावर का, ठीक है। सो जनरली हम इसको कहते हैं कि 3 वेरिएबल होते हैं, पावर, एरिया और टाइमिंग, ठीक है। सो ये टाइमिंग है कि ओवरऑल डिले कितना है, एरिया है कि गेट्स कितने लग रहे हैं, पावर ये है कि वो पावर कितनी कंज्यूम है। पावर भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल जो हम हर एक के हाथ में एक स्मार्टफोन पकड़ के हम बैठे होते हैं, तो लेट्स से कि दुनिया का बेस्ट स्मार्टफोन आपके पास है, ठीक है, पीसी से भी तेज़ काम करता है, जीपीयूज़ जो पीसी पे लगे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस भी देता है, लेकिन आपको साथ 2 भारी सी बैटरियां भी उठा के फिरना पड़ता है, ठीक। सो यू वॉन्ट बाय इट बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो सारे काम करे, ठीक है, आपके वो मेजर काम करे और थोड़े बहुत और भी कर दे, क्योंकि इट्स अ फुल प्रोसेस, ठीक है। एक स्मार्टफोन एक पूरा कंप्यूटर होता है, ठीक है। इस इनपुट डिवाइस लगी है, आउटपुट डिवाइस, जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइस भी है, पीछे प्रोसेसर ही चल रहा है उसके भी, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेसर जब आप बना रहे होंगे, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर आपके लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आप चाहेंगे कि इसकी बैटरी जितना लॉन्ग लास्ट कर सकती है करे, लेकिन साथ आप चाहेंगे कि परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किए बगैर, मतलब जितना फास्ट हो सकता है, तो अब आप वहाँ पर कोई ट्रेड ऑफ लेंगे, ठीक है। किसी स्टेज पर जाकर आपके हाथ में होगा, इंजीनियर के हाथ में, कि यार मैं अगर ये डिज़ाइन लगा दूँ तो इसकी बैटरी ज़रा जल्दी कंज्यूम हो जाएगी मगर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी कि तंग करे, ठीक है। तो मतलब वो अब आपने सोचना होगा कि ये कितना करना है, ठीक है। तो ये काम नहीं करते, तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको ये 3-4 चीज़ें जो बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर है ना, ये थोड़ी सी जहन में रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि हर कंपोनेंट के बाद थोड़ा सा आपको ये बता दूँगा, अच्छा ये किस तरह से इसको सोचें कि कितना एरिया ले रहा है और किस तरह से इसको डिले को हम इन्विजन करें। ओके, तो ये तो काफ़ी बड़ी
कहानी मैंने सुना दी, होपफुली ये मैटर नहीं करती इस कोर्स की ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर अगर आप इसको एज अ कोचिंग समझें कि आपने कल को जॉब में लैंड करना है और वहाँ पर आप अगर ठीक तरीके से आपने अपने आप को सेटअप किया हो ना, तो आपकी बचपन से आते हैं ठीक है। जिस तरह होता है ना कि कहते हैं कि अगर बचपन से आप बैटिंग की ठीक प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बड़े होके ठीक बन जाएंगे, या एक एज पे पहुंच जाते हैं फिर आपकी पुरानी आदतें ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक। सो मैं चाह ये रहा हूँ कि आपको शुरू से आदतें से ही डल जाएं कि सर्किट को कैसे समझें, वो डल जाएंगी तो जब आप इंजीनियर बन के निकलेंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छी आदतें होंगी। ओके, सो पहली एग्जांपल है डिकोडर की हम करना चाहते हैं। उससे पहले खैर ये BCD to 7 सेगमेंट है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ये देख चुके हैं कि अगर 4 इनपुट आ रही हैं और उसके हिसाब से हम एक 7 सेगमेंट को जलाना चाहते हैं, जलाना मीन्स कि ऑन करना चाहते हैं, नॉट बर्न करना नहीं चाहते, ठीक है। सो हमने कहा था कि आप ये 7 आपकी LEDs है जिसको आपने ऑन करना है, और ठीक सीक्वेंस में ऑन करेंगे तो अगर इनपुट 2 आ रही है यानी 0010 आ रही है तो यहाँ पर 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसको हम ABCDEFG कहते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है A भी ऑन होगा, B भी ऑन भी होगा, C ऑफ होगा, D ऑन होगा, E ऑन होगा, F ऑफ होगा, G ऑन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ चल रही है। सो इसका हमने ये वाला ट्रुथ टेबल एक्चुअली बनाया था 2 सेगमेंट्स के लिए, हमने A के लिए भी बनाया था, B के लिए भी बनाया था लास्ट क्लास में जब हम कार्नोफ मैप की एग्जांपल कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला टेबल आपको समझ आ जाना चाहिए। ये टेबल क्या है, ये आपकी 4 बिट की जो इनपुट आ सकती हैं वो 000 से लेकर एक्चुअली 111 तक जा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ 9 तक बना हुआ है, ठीक है। तो 10019 होता है, बाकी सारे केस में इधर 0 का आ गया है। आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आपने इसको 0 नहीं X एज्यूम करना है, डोंट केयर एज्यूम करना है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उससे आप सर्किट को छोटा कर सकेंगे। आप इस तरह भी कर लें तो मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो जब आप सर्किट बनाएंगे तो आपको लग पता जाएगा खेल के, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा सर्किट बन जाएगा जब आप बहुत सारी तारें जो, लेकिन अगर आप X एज्यूम करेंगे तो वो सर्किट छोटा हो जाएगा और वो प्रॉबेबली एक ब्रेडबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। अगर आप 0 एज्यूम करेंगे तो हो सकता है आपको 2 ब्रेडबोर्ड्स पे जाना पड़ जाए, ठीक है। सो जस्ट अ क्विक रिव्यू अगर मैं करूं कि मैं लेट से D को देखता हूं, ठीक है। सो D क्या चीज़ है, ABCD ये वाली LED है, ठीक है। ये वाली LED किस केस में ऑन होनी चाहिए, 0 पे ऑन होनी चाहिए, 1 पे ऑफ होनी चाहिए। तो इधर आप साथ साथ देखते जाए, 0 पे ऑन है, 1 पर ऑफ है, 2 पे भी ऑन होगी, 3 पे भी ऑन होगी, 2 पे भी ऑन है, 3 पर भी ऑन है, 4 पे ऑफ होनी चाहिए, ऑफ है, 5 पे ऑन है, ठीक है, 6 पे ऑन है, 7 पर ऑफ है, 8 पर ऑन है, 9 पर ऑफ है, और बाकी सारे केस में यू डोंट केयर कि ऑन होती है या ऑफ होती है, क्योंकि वो केस आप इनपुट पर देना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो स्लाइड्स में मेरा ख्याल है A और B के कार्नोफ मैप भी बने हुए हैं। आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इनको यूज़ करें, इसलिए क्योंकि ये डोंट केयर एज्यूम करके नहीं बने हुए, इसलिए ये ज़रा काफ़ी बड़ा सर्किट बन रहा है। आप इसके बजाय अगर इन जगहों पर X लगा देते तो ये एक बड़ा सा सर्कल बन जाता, ये भी बड़ा सा सर्कल बन जाता, ठीक है। तो आप बड़े बड़े सर्कल से इसको कवर कर सकते थे, ठीक है। तो आप ओवरऑल ये डिज़ाइन आपका छोटा हो जाता, ठीक है। सो मेरा ख्याल है इस पर मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टू डिकोडर। डिकोडर क्या चीज़ है, ठीक है। ये ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि शायद आपको मुश्किल लगे, एक्चुअल में आसान करने के लिए लिखा हुआ है। तो मैं इसको बोर्ड पे आ जाता हूँ। लेट से कि मैं बताता हूँ। पहली चीज़ मैं आपको यही बताया करूँगा कि ये करता क्या, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें कही थी ना, कि करता क्या है, दूसरा रफली एरिया, और क्योंकि हम अगले 2 लेक्चर्स में ये सारे कंपोनेंट्स का एग्जैक्ट सर्किट पहले बताएंगे करता क्या है, फिर देखेंगे कि सर्किट क्या बनता है। सो डिकोडर जो है ना, उसकी ये मैंने बनाया हुआ है 2 to 4 डिकोडर, ठीक है। 2 to 4 डिकोडर मैं पहले आपको समझा दूं एक स्पेसिफिक केस से, फिर मैं इसको जनरलाइज करके बता दूंगा कि इससे बड़ा हो तो उससे क्या मुराद है, ठीक है। अगर इसकी 2 इनपुट होना तो इसकी 4 आउटपुट होती है, ठीक है। सो ये अगर इसकी 2 इनपुट्स हैं जो कि A और B हैं, ठीक है, तो इनके क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अच्छा, इसकी आउटपुट कितनी है, 4, ठीक है। इसको हम कहते हैं लाइन नंबर 0, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। डिकोडर ये करता है कि अगर इनपुट पे जो नंबर आ रहा है वो 0 0 है तो 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आ जाता है, बाकी सब लाइनों पर 0 आ जाता है,
अगर इनपुट 0 0 आ रही है तो 0 0 पे अब जो भी नंबर आ रहा है, इधर 0 आ रहा है तो 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आ गया, बाकी सारी लाइंस पर 0 आ गया। अगर इनपुट आ रही है 0 1, ठीक है, तो ये मैंने केस लिखा था 0 0 का। अगर इनपुट आ रही है 0 1 तो अब 1 नंबर वाली लाइन पर 1 आ जाएगा, बाकी लाइंस पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी इनपुट आ गई 1 0 तो आपकी 2 नंबर वाली लाइन पर 1 आ जाएगा, बाकी सब पे 0। अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ, समझाना चाहूँ कि क्या करता है एक लाइन में, तो जो भी इनपुट पर बाइनरी नंबर आ रहा है उस नंबर वाली लाइन पर 1, बाकी सब पर 0। तो यहां तक चीज क्लियर। जो भी इस जगह पर नंबर आ रहा है, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, अगर इधर 1 0 आ रहा है लेट से, तो 1 0 इज 2, तो 2 नंबर वाली लाइन पर 1, बाकी सब जो भी इनपुट में आ रहा है 1 1 आ गया तो ये 3 है, 3 नंबर वाली लाइन पर 1, बाकी सब पर 0। सो यू गॉट द आइडिया कि क्या कर रहे हैं कि जो भी इनपुट पे आपके नंबर आ रहा है, बाइनरी नंबर, आप उस नंबर वाली लाइन पर 1, बाकी सब पे 0, ठीक है। सो इसका एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ये है कि जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं, अगर वो 2 इनपुट्स आ रही हैं तो आपकी आउटपुट्स 4 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 इनपुट्स हैं तो आप 4 नंबर्स बना सकते हैं। या अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो अगर n इनपुट्स हैं तो आपकी 2n आउटपुट्स होंगी, ठीक, क्योंकि n इनपुट से 2n कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब है कि हमें अगर 2 इनपुट हैं तो 2n आउटपुट चाहिए। ये बात समझ आ गई। सो व्हाट अबाउट कि ये 3 इनपुट होती, 3 इनपुट होती तो फिर आपके पास ये ए बी के साथ सी भी हो जाता और ये आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता और ये फिर आपके 4 और लाइनें आ जाती, ठीक है, और फिर 8 कॉम्बिनेशन बन जाता है ये, ठीक है। अगर ये 4 हो जाती तो आउटपुट 16 हो जाती, अगर ये 5 हो जाती तो आउटपुट 32 हो जाती, 32 हो जाती, ठीक है। सो ये बात क्लियर हो गई, ओके। सो ये उसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ट्रुथ टेबल पे आने से पहले पहली चीज मैंने कहा था मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्किट करता क्या। तो डिकोडर के केस में आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्या करता है, ठीक है। क्या करता है तो आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना चाहिए। एक तो कोई आपसे पूछे कि डिकोडर क्या करता है तो आप बता सके, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जब हम थोड़ा सा कोई एडवांस सर्किट डिजाइन करने जाएंगे वहां पर आपको जब एक ऐसी चीज आएगी कि एक जगह है जहां पर कुछ इनपुट्स आ रही हैं, कुछ आउटपुट्स आ रही हैं और आपको पता है कि इनका ये रिलेशन बनता है, ठीक है। सो आप अगर उनका रिलेशन ये बनता है कि जो इनपुट पे नंबर आ रहा है वो वाली वो इनेबल होना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वो डिकोडर ये काम करता था तो मैं यहाँ पर डिकोडर लगा दूँ, ठीक है। जब आप कॉम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पर सिचुएशन आएगी कोई कि अच्छा ये इनपुट है और मुझे ये आउटपुट चाहिए, ठीक है। सो आप कहेंगे कि अच्छा ये इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन बन रहा है। अगर वो रिलेशन ये बन रहा है कि अगर इनपुट पे जो नंबर आ रहा है वही वाली आउटपुट इनेबल करनी है तो वहाँ पर फ़ौरन आपके ध्यान में क्लिक होना चाहिए कि ये काम डिकोडर करता था, ठीक है। इसी तरह जब हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ लेंगे तो ऐसी चीज़ आ गई जो मल्टीप्लेक्सर काम करता होगा तो आपके ध्यान में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि ये काम मल्टीप्लेक्सर करता था, ठीक है। तो वो फिर आपकी सर्किट डिज़ाइन की एबिलिटी को तेज़ करेगा, ठीक है, कि अगर आप ये क्लिक कर सके, ठीक। तो ये इसकी थोड़ी सी मैं मतलब इस कोर्स के दौरान ऐसे मौके में आपको दूंगा जब हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे होंगे और वहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर बताएं कि क्या लगना चाहिए। तो वहाँ पर आप सोचेंगे अच्छा यहाँ पर डिकोडर लगता है, एंड गेट लगता है, और गेट लगता है, मल्टीप्लेक्सर लगता है, एडर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, ठीक है। और यही वाली चीज़ बाद में आपको मतलब जॉब में भी जब आप सर्किट कोई डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको ये कैपेबिलिटी चाहिए होती है कि यू कैन फिगर इट आउट कि यहाँ पर क्या लगाऊँ तो ये मेरा काम चल सकता है। इवन इंटरव्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप हार्डवेयर डिज़ाइन की कोई जॉब में लैंड करें। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि पहली चीज़ तो मैं क्लियर होगी कि करता क्या है। दूसरा है कि अगर इससे मैंने सर्किट बनाना है तो सर्किट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर आउटपुट के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए एक नहीं 60 ट्रुथ टेबल बनाए, ए का अलहदा था, बी का अलहदा था, सी का अलहदा था, डी ई एफ जी सारों का अलग। इसी तरह डिकोडर की कितनी आउटपुट्स हैं,
ये 3 to 8 बना हुआ है, तो इसकी 8 आउटपुट्स हैं। सो इसका मतलब है अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो 3 इनपुट होंगी। सो 0 0 0 0 0 0 1 अप टू करते करते 1 1 1 तक 8 कम्बिनेशन बनेंगे और टोटल मेरी आउटपुट्स भी 8 ही होंगी। ठीक है, जो भी हम इनको नाम दे दें। तो ये ट्रुथ टेबल अब बेसिकली ये एक स्लाइड पर है, बट इट्स नॉट वन ट्रुथ टेबल, इट्स 8 ट्रुथ टेबल्स। हर आउटपुट के लिए एक ट्रुथ टेबल बना। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल अगर आप और से देखें तो ये तो इनपुट्स हैं A0 A1 A2 जो 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक जा रही है। ठीक है, 3 1 6 सॉरी। अच्छा, जब इनपुट 0 0 0 होगी तो हम कहेंगे कि 0 नंबर वाली लाइन 1 होगी। जब इनपुट 0 0 1 होगी तो 1 नंबर वाली लाइन 1। जब 0 1 0 होगी तो 2 नंबर वाली लाइन। फिर इसी तरह 3 4 5 6 7। तो ये आपकी डायगोनल में एंट्रीज आ गई इस तरह से। ठीक है, अलग-अलग ट्रुथ टेबल में ये एक अलग टेबल है, ये अलग है, ये मतलब हमने इनपुट एक ही दफ़ा दिखा दी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हर एक अलग-अलग आउटपुट है। जब हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, उसे सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए हम के मैप पे जाते हैं। लेट्स से ये D0 है, इसके केस में मुझे के मैप बनाने की ज़रूरत है। या नहीं है? अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, इस किस्म का के मैप बनेगा। 1 एक ही जगह पर आ रहा है। ठीक है, सो इस जगह पर 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स से A2 A1 A0। ओके, सो क्या इस पर सर्कल बनना चाहिए, एक ही सर्कल बनेगा। ठीक है, सो अगर एक ही सर्कल बन रहा हो तो एक्चुअली यू डोंट नीड के मैप। ठीक है, या तो थोड़ा बड़ा होना था तो फिर कम से कम एक से ज़्यादा 1 होता तो हम कोई बड़ा 2 का पेयर बनाने के लिए सोचते। अगर एक ही 1 है तो वो तो हम डायरेक्टली ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं कि एक ही 1 है, तो यही सर्कल बनेगा। क्या इसकी लॉजिक बननी थी, सो इसका क्या बनना था, लेट्स से D0 इज इक्वल SOP 1। ये पूछना नहीं चाहिए कि SOP या POS, क्यों? क्योंकि मैंने 1 कवर किया हुआ है। 1 कवर करने का डिफॉल्ट मतलब क्या है, SOP है कि POS है? SOP है। 1 तब कवर करते हैं जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, जब POS में जीरोस को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये अभी जाके आज रिवाइज करेंगे क्योंकि कल के क्विज में ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि POS के। तो ये SOP बनेगी। तो क्या बनना है, इसका सर्किट क्या बनेगा, A2 बार A1 बार 0 बार। ठीक, तो ये सारों का बार आ गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है? सो अगर मैं देखूं तो इस केस में अगर एक ही 1 है तो बस वही मिन टर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसकी मिन टर्म मैं डायरेक्टली ट्रुथ टेबल से भी देख सकता था कि 0 0 0 पर मुझको 1 चाहिए, तो A3 बार A2 बार A1 बार और A0 बार। ठीक है, तो मेरे पास आ जाए। इसका क्या सर्किट बनेगा D1 का, A2 बार A1 बार और A0 डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, सो अगर मैंने ये 8 का सर्किट बनाना हो तो क्या बनेंगे, 8 हैंड गेट बन जाएंगे। ऐसे ही है ना? अगर मैंने D0 का सर्किट बनाना है तो वो क्या बन रहा है, ये मेरे पास A3 A2 A1 और A0 है। ठीक है, और लेट्स से कि मैं इनके बार भी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक, सो इस केस में मुझे सिंपली तीनों बार्स को कनेक्ट कर देना। ठीक है, इसके केस में 2 बार्स और एक डायरेक्ट। ठीक है, सो ये वाले जो 2 बार आ रहे थे इनको डायरेक्ट उठाया और ये वाला सीधा उठा लिया। ठीक है, और यूं करते जाएं तो मेरे पास सारों के एक एक एंड गेट आ जाएगा जिसमें हम कुछ को बाहर कर रहे होंगे, कुछ को नहीं कर रहे होंगे। जिस तरह हम मिन टर्म्स बनाते हैं कि ये M0 का केस बन रहा है, ये M1 है, M2 M3 M4 M2 M7 है, तो ये सिंपल एक एक मिन टर्म से आपका सर्किट बन रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका फिर सर्किट बन जाएगा। ठीक है, कि आपने A0 1 2 का बार भी ले लिया, डायरेक्ट भी ले लिया। इस केस में आपने तीनों बार कनेक्ट कर लिए, इस केस में आपने एक
2 बार्स और एक छोड़ दिया, तो ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 करते करते 1 1 1 तक, और जहाँ पर 1 आ रहा है उसका डायरेक्टली ले लिया और जो 0 आ रहा है उसको बाहर ले लिया। ठीक, सो ये सर्किट समझ आ गया। ठीक है, तो पहले जो एग्जांपल करनी थी उसको हमने पहले डिफाइन किया कि डिकोडर क्या काम करता है, और उसके बाद हमने उसका सर्किट भी डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था आपने साथ क्या चीज़ जहन में रखनी है कि रफली कितना सर्किट लगता है और रफली डिले कितना बन रहा है। ठीक है, सो डिले कितने गेट्स का बन रहा है इस केस में? 8 गेट्स का, 1 गेट का डिले बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे पैरेलल में। ठीक है, ठीक, नॉट साथ लग रहा है, सो नॉट को मिला लें, लेकिन डिले ये 1 गेट का बन रहा है। तो ज़हन में ये रखें कि डिले इज अबाउट सीरियल, कि इसमें जैसी इनपुट आएगी सबको चली जाएगी, सबको चली जाएगी, सब 1 गेट डिले के बाद आपको आउटपुट दे देंगे। तो इसके फास्ट होने में मसला नहीं है इस सर्किट के। ठीक है, हाँ, अगर सीरीज में लगे होते फिर आपने देखना था कि वो कितना डिले में। ठीक है, तो मैंने इसीलिए पहले डिले में। और रफली गेट कितने लगेंगे? गेट हमें नजर आ रहा है कि ये अगर 3 to 8 है तो 8 गेट्स लग रहे हैं और हर गेट 3 इनपुट वाला है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ नॉट गेट्स लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्टली काउंट नहीं मैं याद करने को कह रहा, लेकिन मैं कह रहा था क्रूड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो मोटा मोटा आइडिया ये है कि आपके 8 एंड गेट लगेंगे और वो सारे 3 इनपुट वाले एंड गेट होंगे, क्योंकि एंड गेट की ज़्यादा इनपुट वाला हो जाए तो उसका मतलब है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा एरिया ले रहा है। ठीक है, अगर आपने 2 को मिला के बनाना है तो हर एक में 2 गेट लग रहे होंगे। ठीक है, और अगर 3 इनपुट वाला अलग से आपके पास लाइब्रेरी में कंपोनेंट है तो वो और बात है, लेकिन वो भी अमूमन 2 इनपुट वाले से बड़ा होगा। ठीक है, तो जब आपने डिसीजन लेना होगा कि यार ये बेहतर है या वो बेहतर है, तो आपको पता होना चाहिए कितने लगे। अगर ये 4 to 16 होता तो कितने गेट्स लगते हैं? 16 एंड गेट लग जाते, और हर एक कितनी इनपुट वाला होता? 4 इनपुट वाला हो जाता, कि वो 4 इनपुट 0 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन अप टू 1 1 1। ठीक, सो यहाँ तक आइडिया हो गया? हो गया। ठीक, हाँ, 1 गेट का डिले था। क्यों? क्योंकि सारे पैरेलल में है। डिले का मतलब है कि इनपुट से आउटपुट तक कितना टाइम लगेगा। सो इनपुट आई पैरेलल में सारों को फेड होगी। जी, अगर लेट से मैं इन सबको और कर दूं और आउटपुट निकाल, फिर 2 गेट का डिले हो गया, क्योंकि यहाँ से एंड से होके और से होके आपके पास आ। ठीक है, डिले में भी हम जो है ना इंटरेस्टेड अमूमन, मतलब हो सकता है कि ज़्यादा आउटपुट हो तो हर एक का अपना अपना डिले बन रहा हो। ठीक है, लेकिन डिले में हम इंटरेस्टेड होते हैं लॉन्गेस्ट पाथ में, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट पाथ जो है ना, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा गेट आ रहे हैं, वो वाला डिले जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि टोटल डिले कितना लगेगा। बाकी सारों का तो उससे कम ही लगना है। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट डिले है ना, उतनी देर तक आप इसको कोई नई इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि उस वक्त तक इसकी आउटपुट स्टेबल अभी नहीं हुई थी। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ। ठीक है, वो हम बाद में आके दोबारा भी पढ़ें। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, ये 2 to 4 की है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं कि इसमें एंड के बजाय नैंड लगे हुए। ठीक है, उसकी वजह ये है, और दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ लगी हुई है इनेबल। ठीक है, इनेबल पे मैं बाद में आता हूँ। इनेबल से पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि इसमें नैंड क्यों लगे हुए हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम सर्किट लो असर्टेड भी बना सकते हैं और हाई असर्टेड भी बना सकते हैं। लो असर्टेड का मतलब है कि ऑन करने के लिए हम 0 करेंगे, ऑफ के लिए 1 करेंगे। नॉर्मली हम हाई असर्टेड सिग्नल सर्किट बनाएंगे कि ऑन करने के लिए 1 करेंगे, ऑफ करने के लिए 0 करेंगे, लेकिन हम लो असर्टेड भी बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली वही चीज़ है कि आप, अगर मैं नॉट इसके आगे से हटा दूँ तो ये नॉर्मल जो हमारा 2 to 4 का डिकोडर था, हमने उसको नॉट कर दिया तो ये लो असर्टेड हो गया। यानी कि ये अगर 0 0 आ रहा है तो 0 नंबर वाली लाइन पर 0 जाएगा, बाकी सब पर 1 चला जाएगा। अगर नॉट ना लगाता तो उधर 1 चला जाना था, बाकी पे 0 चला जाना था। नॉट लगाने की वजह से इन्वर्ट हो गए सारे, तो अब वहां पर 0 चला जाएगा, बाकी जगहों पर 1 चले। अच्छा, इनेबल क्या काम कर रहा है? डिकोडर जो है ना वो हर वक्त कुछ ना कुछ आउटपुट कर रहा होगा। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर अगर इनपुट पे कुछ तो आ रहा होगा, या 0 0 आ रहा होगा, 0 1 आ रहा होगा, 1 1 आ रहा होगा, 1 0 आ रहा होगा, कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन पर 1 जा रहा होगा।
तो अगर आप चाहते हैं ये कैपेबिलिटी रखना भी कि नहीं मैं इस डिकोडर को जब नहीं यूज़ करना चाह रहा तो मैं इसको डिसेबल कर दूं, तो फिर हम एक इनेबल इसके साथ लगा देते हैं। तो हर एंड गेट में फिर एक इनपुट बढ़ जाती है और वो इनपुट होती है इनेबल की, ठीक है। तो एंड गेट का आपको पता है कि अगर उसमें एक इनपुट भी ज़ीरो हो जाए तो वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये इनेबल जो है ना ये लो असर्टेड बनाया हुआ है, यानी कि अगर ये ज़ीरो हो तो ये सबको डिसेबल कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, इस इनेबल के आगे नॉट लगा दिया। अब जब ये ज़ीरो होगा तो नॉट के बाद 1 हो जाएगा, और जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर सारे ये सब कुछ इनेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 0 पर हम इनेबल करना चाह रहे हैं ना, तो 0 पर ये 1 हुआ, सब के सब को इनेबल कर दिया। तो अगर ये 1 हो जाए फिर एंड गेट जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे, ठीक है। अगर इनेबल 0 था तो ये 1 हुआ था और इनेबल हो गए थे। इनेबल अगर 1 हो जाए तो ये नॉट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि सब के सब गेट डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड की आउटपुट 0 आएगी और नॉट होकर सब पे 1 आ जाएगा। 1 इस केस में क्या आ रहा है, 1 का मतलब है कि ऑफ, ठीक है। तो इस ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। सो इनेबल जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है जी। लो असर्टेड लॉजिक बनाइए ना, लो असर्टेड में 1 का मतलब ऑफ है, 0 का मतलब ऑन है। तो इसमें आप देखें डायगोनल पे जो 0 आ रहे, 1 नहीं आ रहे 0 आ रहे, ठीक है। उसमें डायगोनल पे 1 आ रहे थे, तो इसका मतलब है अगर 0 0 आया तो D0 0 होगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 0 0 1 आया तो 1 0 होगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे। अगर इनेबल 1 आ रहा है, ठीक है, इनेबल 0 आ रहा है तो सब के सब चल रहे हैं, इनेबल 1 आ रहा है तो फिर जो मर्जी इनपुट हो आउटपुट सारे 1 होंगे, यानी कि सब के सब ऑफ हो जाएंगे। तो ये उसी का एक लो असर्टेड वेरिएंट है, ठीक है। नॉर्मली वैसे हम लो असर्टेड जो है ना इस कोर्स में कम यूज़ कर रहे होंगे, बट यू शुड बी एबल टू नो, या आपको पता होना चाहिए कि लो असर्टेड सिग्नल क्या होते हैं और लो असर्टेड लॉजिक क्या होती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सर्किट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो कुछ लॉजिक्स लो असर्टेड बनी हुई होती है, ठीक है। जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्पेशली जो ऑफ चिप लॉजिक्स होती हैं, जो चिप से जब आउटपुट कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा इट्स मोर कन्वीनियंट कि आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट पुल अप कर लें, यानी कि हाई रखें, और जब आपने उसको कुछ भेजना हो तो उसको 0 कर दें, ठीक। तो कई ऐसी लॉजिक्स जो हैं वो फिर लो असर्टेड बने, तो उनको प्रैक्टिकली वैसे हम यही करते हैं कि इंटरनली हाई असर्टेड डिज़ाइन करते हैं और आखिर में नॉट कर देते हैं ताकि वो लो असर्टेड हो जाए, ओके। अच्छा, एक और चीज़ मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन डिटेल में नहीं किया था, वो ये कि अगर जो भी हम कम्बिनेशनल सर्किट बना रहे हैं, इट वुड बी नाइस कि अगर हम उनको जोड़कर बड़े सर्किट बना सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमने 4 बिट को 4 बिट में ऐड करने का कोई सर्किट बना लिया है तो इट वुड बी नाइस कि मैं उसको जोड़ के 8 बिट को 8 बिट में ऐड कर सकूं और 16 बिट को 16 बिट में कर सकूं, 32 को 32 में कर सकूं, ठीक है। इसी तरह डिकोडर अगर हमने 2 to 4 का बना लिया है तो इट वुड बी नाइस कि अगर मैं उनको जोड़कर 3 to 8 बना सकूं या 4 to 16 बना सकूं, या कंपैरेटर बना लिया है तो हमने 4 बिट का बना लिया तो हम उनको जोड़कर बड़ा कंपैरेटर बना सकें, ठीक है। सो उससे ये होता है कि आपके पास एक कंपोनेंट अवेलेबल है, अगर उसकी आईसीज तो आप उन्हीं को जोड़ कर बड़ी आईसीज बना सकते हैं, ठीक। या एक का कोड अवेलेबल है तो उनको जोड़ कर बड़ा सर्किट बना। सो ये एग्जांपल है कि अगर आपके पास 2 to 4 डिकोडर पड़े हुए विद इनेबल, ठीक है। अब ये लो असर्टेड नहीं है, ये हाई असर्टेड ही है जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ 3 to 8। 3 to 8 का वैसे हमने सर्किट पीछे पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन लेट्स से कि आपके पास 3 to 8 डिकोडर अवेलेबल नहीं था लेकिन 2 to 4 डिकोडर्स अवेलेबल थे, तो मैं क्या उनसे बना सकता हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी स्लाइड को छोड़ते हैं, हम कहते हैं कि मेरे पास 2 to 4 वाले डिकोडर अवेलेबल थे, ठीक है, ठीक। यानी कि इनकी 2 इनपुट्स थी, एक इनेबल था दोनों का, यानी कि अगर इनेबल 0 होगा तो वो डिसेबल हो जाएगा, इनेबल 1 होगा तो इनेबल हो जाएगा। ये लो असर्टेड नहीं है, यानी 1 पे इनेबल होगा, 0 पर डिसेबल। सो इनकी 4 आउटपुट्स हैं, इसकी भी 4 आउटपुट्स। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, अब हम चाह ये रहे हैं कि ये इन 2 को यूज़ करते हुए किसी तरह 3 to 8 डिकोडर बना लें, ठीक है। सो 3 to 8 में क्या होता है,
3 to 8 में आपके पास A B C आ रहे हैं, so 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये मेरे पास 8 कम्बिनेशन आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता ये हूँ कि जब 0 0 0 आए तो इधर 1 आ जाए, 0 0 1 आए तो इधर 1 आ जाए, 0 1 0 आए तो इधर आ जाए, 0 1 1 आए तो इधर आ जाए। सो ये तो अगर मैं इन दोनों LSBs को इसके साथ टाई कर दूं तो काम हो जाएगा। अगर मैं A की फिक्र ना करूं और मैं B और C को इधर टाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पहली 4 के लिए होगा, 0 0 से लेके 1 1 के तक। ठीक है, इसके आगे अगर मैं देखूं तो अगेन मैं क्या चाहता हूं, 0 0 आए तो ये 1 हो जाए, 0 1 आए तो ये 1 हो जाए, 1 0, क्योंकि ये टेबल इस तरह से होता है कि सेम चीज रिपीट होती जाती है। अगर मैं इधर एक डॉटेड लाइन लगा दूं तो ये 4 और ये 4 एक ही तरह के हैं। अगर मैं इधर भी एक डॉटेड, सो अगेन अगर मैं इधर भी B और C टाई कर दूं तो बाकी 4 के लिए ये भी काम हो जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब 0 0 0 आएगा तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। जब 0 0 1 आएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जब पहले 4 वाला केस हो तो ये काम करता रहे, अगर आखिरी 4 वाला केस हो तो ये काम करता रहे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर पहले 4 वाला केस हो तो टेबल की एंट्रीज का तो ये इनेबल हो जाए, अगर अगले 4 का हो तो ये इनेबल हो जाए। सो ट्रू टेबल में पहले 4 में A0 आ रहा है और अगले 4 में A1 आ रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज के इस A को एज एन इनेबल यूज कर ले। ठीक है, क्या हम कहें कि ये वाला इनेबल जो है ना, अगर A0 है तो ये इनेबल हो जाए, अगर A1 है तो ये इनेबल हो जाए। तो A0 पर इनेबल करना हो तो क्या करूंगा, अगर इसको मैंने A0 पर इनेबल करना है तो क्या करूंगा, अगर मैंने A1 पे चलो इनेबल करना है इसको तो क्या करूं कि A1 हो तो ये इनेबल हो, 0 तो ये डिसेबल हो जाए। इसको डायरेक्ट A से टाई कर दूं यार, A1 होगा तो ये इनेबल हो जाएगा, A0 होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब ये तो समझ आ रही है ना, भाई A जब भी ऑन होगा 1 होगा तो ये 0 इनेबल हो जाएगा, जब 0 होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं उसको उलट करना चाह रहा हूँ कि A0 हो तो इनेबल हो, 1 हो तो डिसेबल हो। इसको क्या करूं, इस पर नॉट गेट लगा दे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब A0 था, अब LSB जो है ना B और C ये दोनों इसको जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह 0 0 पर ये इनेबल हो जाता है, फिर 0 1 1 0 1 1 पे इसी तरह 0 0 पे ये इनेबल हो जाता है 0 1। लेकिन इस केस में हमने एक अगर 0 हुआ तो ये इनेबल हो जाएगा, ये खुद ही डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A0 है तो ये इनेबल 0 हो गया तो ये डिसेबल हो गया। तो अगर इन चारों में से कोई केस आया तो ये सही काम कर रहा होगा कि 0 0 पर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 1 पर यहाँ पर 1 0 पर यहाँ पर 1 1 पर यहाँ। और अगर A1 हो गया तो फिर 1 की वजह से ये नॉट होकर 0 हो जाएगा और ये डिसेबल हो जाएगा और ये इनेबल हो जाएगा। तो इन 4 केसेस के लिए अगर 0 0 आया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 1 आया तो ये आपका 2 2 to 4 लाइन डिकोडर्स को जोड़कर हमने एक नॉट गेट एक्स्ट्रा लगाया और फिर सिर्फ प्रॉपरली टाई कर दिया चीज़ों को। ठीक है, तो प्रॉपरली टाई कर दिया तो हमारे पास 3 to 8 लाइन डिकोडर बन जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट के जी, नहीं लेकिन जब डिसेबल हो जाएगा तो 0 आ रही होंगी ना। हाँ नहीं, मिसाल के तौर पर अगर 0 0 1 आया, ठीक है, पहला केस, दूसरा केस ले लेते, तो 0 0 1 आया तो इधर 0 1 चला गया, इधर भी 0 1 चला गया। ठीक है, इसकी वजह से इस जगह पर 1 आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे इधर 1 आना था, लेकिन अब इनमें से दोनों इनेबल नहीं है क्योंकि 0 0 1 था तो A 0 है, A 0 है तो ये नॉट होके 1 हो गया, 1 हो गया तो ये इनेबल हो गया, यहां पर 1 आएगा। लेकिन A 0 डायरेक्टली इधर जा रहा है तो ये डिसेबल हो गया, डिसेबल हो गया तो यहां पर ये सारे 0 ही रहेंगे। जब तक ये डिसेबल है तो ये चारों 0 है। ठीक है, क्योंकि ये इनेबल है तो आप अगर इनमें से कोई केस आया तो उसके हिसाब से उस लाइन पर 1 चला जाएगा। अगर 1 0 1 आ जाता, ठीक है, तो अगेन वही केस होना था कि ये 0 1 दोनों पर जा रहा है, यहां पर भी 1 आना चाहिए था, यहां पर भी 1 आना चाहिए, लेकिन अब ये 1 है।
ए 1 है तो ये इनेबल हो गया, ये नॉट होके 0 हो गया, ये डिसेबल हो गया, अब इस जगह पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम चाहते थे। ठीक, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। चलो इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने केस किया। चलो इस सारे को मिटा देता हूँ। ये तो मेरे पास केस था कि मैंने 2 to 4 लाइन डिकोडर को यूज़ करते हुए 3 to 8 बना दिया। व्हाट अबाउट कि मैं 3 to 8 नहीं बनाना चाहता बल्कि 4 to 16 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, 4 to 16 में क्या होगा, 4 इनपुट हो जाएंगी, 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया। और उसके बाद 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1। ठीक है, सो अब अगर आपने पिछली वाली लॉजिक सही तरह समझी है तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, आपने सोचना है कि कैसे करना है। ये मैं आप पे छोड़ूंगा किसी हद तक। सो अब मुझे ऐसे 4 चाहिए, अगर मुझे 16 आउटपुट चाहिए तो। ठीक है, ये मैंने 4 बना दी। सो आपने ट्रुथ टेबल को देखना है और आपने मुझे बताना है कि क्या किया जा सकता है। ये 2 इनपुट हैं और ये एक इनेबल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको ट्रुथ टेबल में फिर कुछ डॉटेड लाइन लगा के दे देता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सी और डी को नहीं, एक मिनट, पहले क्या चीज़ है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो सारे केस में उसी तरह आ रहे हैं। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि हम सी और डी को सारों के साथ टाई कर लें। ठीक है, तो सी और डी को, ठीक है, इधर भी टाई कर दिया, इधर भी टाई कर दिया, इधर भी टाई कर दिया और इधर भी टाई। ये मैं इनेबल को डायरेक्टली खींच के बाहर ला रहा हूँ बट ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सो ये जस्ट, अब इससे क्या हुआ कि जब भी 0 0 आएगा तो ये सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, पहले वाले, लेकिन इस वाले केस में ठीक रहेगा ये चीज़। 0 1 पे ये होना चाहिए था, 1 0 पे ये होना चाहिए था, 1 1 पे ये, तो ये तो ठीक काम कर होगा, लेकिन हम चाहते हैं बाकी किसी तरह डिसेबल हो जाए। फिर जब ये आ गया 4 वाला केस आ गया 1 0 0, तब ये ठीक काम करना शुरू हो जाएगा 4 5 6 और 7 के लिए, कि 4 पे ये 1 हो जाएगा, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पर भी ये। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी सारों पर भी 1 आ रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसकी भी दूसरी पे 1 आ रहा है, इसकी भी दूसरी पे, क्योंकि हमने सबके साथ ही टाइप। इसी तरह अगले केस में भी इसी तरह है। ठीक है, 8 9 10 11 में भी यही है, 8 9 10 11 पे ठीक काम करेगा और 12 13 14 15 में भी ठीक काम करेगा। तो हर केस में एक डिकोडर ठीक काम कर रहा है, लेकिन बाकी सब को हम डिसेबल करना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे करें? अगर मैं अगर आपको आसानी के लिए एक हिंट दे देता हूँ, ये भी मैंने एक लाइन लगा दी। सो इस केस में ए बी 0 0 है, इस केस में ए बी 0 1 है, इस केस में 1 0 है, इस केस में 1 1 है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा चीज़ हो जिसको मैं ए बी एज एन इनपुट दे दूँ, ठीक है, और वो करे क्या कि जब ये 0 0 आता हो तो इसको इनेबल कर दे, बाकियों को डिसेबल कर दे। जब 0 1 आए तो इसको इनेबल कर दे, बाकियों को डिसेबल कर दे। जब 1 0 आए तो इसको इनेबल कर दे, बाकियों को डिसेबल कर दे। जब 1 1 आए तो इसको इनेबल कर दे, बाकियों को डिसेबल, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ क्या हो सकती है? 2 इनपुट 4 आउटपुट, 0 0 आए तो इसको इनेबल। अगर आपने डिकोडर को सही समझा है तो वो जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि जब ज़रूरत पड़े तो घंटी बज जानी चाहिए, ठीक है, तो ये वो ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, अभी पहला है तो आपकी घंटी जरा आराम से बजेगी, लेकिन जब आप 3-4 सर्किट बना लेंगे तो फिर आपकी घंटी फटाफट बजेगी कि ये जो मैं बनाना चाह रहा हूँ इट्स ऑलरेडी देयर,
से डिकोडर के 0 0 आए तो इधर 1 आ जाए, 0 1 आए तो इधर 1 आ जाए, 1 0। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इधर एक और डिकोडर लगा दें और इसका इनेबल इधर से ले लें, इसका इनेबल इधर से ले लें, इसका इनेबल इधर से ले लें और इसका इनेबल इधर से। सो अब क्या होगा, जब 0 0 AB आ रहा होगा तो ये इनेबल हो जाएगा, बाकी सारे डिसेबल हो जाएंगे। तो अब जब 0 0 0 1 CD 0 0 आए, 0 1 आए, 1 0 आए, 1 1 आए तो ये ठीक इनेबल। जैसे ही इन चारों में से कोई कॉम्बिनेशन आया तो ये वाला इनेबल हो जाएगा, बाकी सारे डिसेबल हो जाएंगे, तो ये भी ठीक काम करेगा। अगर इन चारों में से आया तो ये इनेबल हो जाएगा, बाकी डिसेबल हो जाएंगे एंड सो ऑन। सो ये समझ आ गया सर्किट। सो ये इसका मतलब है कि 2 to 4 जो है ये कैस्केडेबल बन गया है इनेबल डालने की वजह से, क्योंकि इनेबल हमने सर्किट में इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि एंड गेट में एक एक्स्ट्रा इनपुट हमने सारे एंड गेट्स में डाल दी, लेकिन उसकी वजह से ये कैस्केडेबल हो गया कि आप इसको जोड़ के बड़े सर्किट। कैस्केडेबल का मतलब है जोड़ के कैस्केड करके, जिस तरह वो ब्लॉक्स नहीं होते बच्चों के जिनको जोड़ के आप चीज़ें, सो अगर आप वो जोड़ के इनको बना सकें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सो ये वाली स्लाइड जो है, जो कि मैंने जान के पहले अवॉइड की, ये इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, ठीक है, तो ये वाली स्लाइड बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ ट्री डिकोडर, ओके। सो हमारा डिकोडर इज ऑलमोस्ट डन, ठीक है। और हम जस्ट ख़त्म करने से पहले मैं डिकोडर की बस 1-2 और यूजेस आपको बता दूं, ठीक है। और फिर यानी कि जो समझना था एज अ सर्किट वो हमने समझ लिया, डिकोडर के बारे में जो कुछ करना था। अगली क्लास में हम इनकोडर से शुरू हो जाएंगे, ठीक। लेकिन डिकोडर जो है ना, इसमें एक ख़ास बात ये है कि अगर मैं लेट से 3 to 8 डिकोडर बनाता हूँ, ठीक है। सो इसकी 3 इनपुट हैं और 8 आउटपुट्स हैं। इसकी हर आउटपुट जो है ना वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी कि जब अगर ये 0 0 0 इनपुट आई तो ये आउटपुट 0 वाली 1 हो जाएगी। अच्छा, अब आपके पास कोई भी ट्रुथ टेबल हो, कोई भी सर्किट बनाना हो, ठीक है, एक तरीका तो आप कार्नोफ मैप से उसको ऑप्टिमाइज करें। बट इफ़ यू आर इन अ हरी और आप यू डोंट केयर कि वो बड़ा बनता है या छोटा बनता है, तो ये आपके पास मिन टर्म्स गिवन है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ABC 3 नंबर हैं और लेट से कि मैं एक 3 बिट्स को जमा करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो 3 बिट्स को ऐड करना चाहूँ तो अगर मैं 0 0 0 ऐड करूँगा तो आउटपुट 0 आ जाएगी। अगर मैं ये सम है, ये कैरी है, ठीक है। सम और कैरी का मतलब है कि मतलब अगर पहली बिट और दूसरी बिट, ठीक है, 0 0 1 है, तीनों को ऐड किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 1 0 है तो भी 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही 1 आ रहा है। 0 1 1 है तो अब ये 2 बिट आ गई, ठीक है। यानी कि मैं अगर 0 1 और 1 को ऐड करूं तो ये मेरे पास 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 1 0 होता है, मैंने 1 0 लिख दिया। इसी तरह 1 0 0 है तो 1 0 0 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। सो 1 0 1 को ऐड करूं तो 2 आना चाहिए, 2 इज 1 0। 1 1 0 करूं अगेन 2 आना चाहिए, 1 1 1 करूं तो 3 आ जाना चाहिए, विच इज 1 1, ठीक है। तो ये वैसे तो सम और कैरी का ट्रुथ टेबल है, लेकिन इट कुड हैव बीन एनी ट्रुथ टेबल, कोई भी ट्रुथ टेबल होता। अगर आपके पास 3 to 8 डिकोडर पड़ा हुआ था तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मिन टर्म 0, मिन टर्म 1 अप टू करते करते ये मिन टर्म 7 है, ठीक है। ये बता रहा है मिन टर्म 1 2, ये आपके पास 4 और 7, इधर 1 चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज कि 1 2 4 और 7 को सिंपली और कर दे, ठीक है। तो ये आपकी मतलब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट वाला सर्किट बन गया एक तरह के, कि मिन टर्म्स आपस में समेशन कर रहे होते थे ना उनकी, तो ये वो और होता था, हमने इनको और कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सम का सर्किट बन गया सिंपल। ट्रुथ टेबल गिवन था, जिस जगह पर 1 आ रहा था उनको आपस में और कर दिया, ठीक है। इसी तरह कैरी जो है वो इन जगहों पर 1 है, ठीक है, अगर मैंने ठीक बनाई है। 3 5 6 और 7, सो मैं कहता हूं कि 0 1 2 3 5 6 एंड 7 इनको आपस में और किया तो ये कैरी का सर्किट बन गया। क्योंकि ये एक और कोई भी ट्रुथ टेबल होता, जहां जहां पर 1 आ रहा था उनको पकड़ के आपस में और कर देते
तो अगर आपके पास टाइम नहीं था और आपके पास 3 to 8 वाला पड़ा हुआ था डिकोडर और 3 इनपुट वाला आपने कोई टेबल इम्प्लीमेंट करना था, तो जस्ट आप उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते। दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान में रखें, क्योंकि ये इसमें सर्किट ज़्यादा ही लग रहा है। इस 3 to 8 डिकोडर के अंदर गेट्स शेट्स लग रहे हैं काफ़ी, क्योंकि इसको हो सकता है हम कार्नॉफ मैप से सॉल्व करते तो ये मतलब आइडियल शुड हैव बीन कि मैं इसका एक के मैप बनाऊं और इसको सॉल्व कर लूं, ठीक है, वो वन से इकट्ठे करके। लेकिन हमने ये ज़रा सिंपल वाला सोल्यूशन बना दिया जिसमें अगर आपके पास टाइम कम है तो ये इसकी एबिलिटी है कि कोई भी ये ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकता है डिकोडर, ठीक है। और आखिरी जो 2 चीज़ें हैं वो सिंपल 2 एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर डिकोडर यूज़ होता है, ठीक है। एक यूज़ इसका ये है कि जो आपके कंप्यूटर होते हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस चल रही होती है, प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देता है जो बाइनरी कोड होते हैं। उस बाइनरी कोड्स के अंदर ना वो किस किस्म के होते हैं, मिसाल के तौर पर ऐड कर दो 2 नंबर्स को x1 x2 x3, या लोड कर लो x1 में कहीं और से उठा के, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये आप बाइनरी में नंबर्स की फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है, कि अगर 000 आया तो इसका मतलब ऐड है, 001 आया तो लोड है, 010 आया तो कुछ और। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शन वाली कोड होता है ना, जिसको हम ऑप कोड कहते हैं, कि ऑपरेशन का कोड क्या है, कि ऐड का कोड क्या है, 0 है लेट से, लोड का 1 है या कुछ इस तरह, तो आप इसके आगे फिर डिकोडर लगा देते हैं और डिकोडर आपको बता देता है कि लोड करना था, स्टोर करना था, ऐड करना था या कोई और काम करना, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। हम कोर्स के एंड के करीब एक छोटा सा प्रोसेसर बनाएंगे जो बिल्कुल मिनिमल से यही काम ही करता होगा, जंप शायद ना करता हो, लोड स्टोर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई इस किस्म का काम करता होगा। तो उसके अंदर फिर हमें ज़हन में होना चाहिए कि ये अगर यूज़ करना, वैसे हम देखेंगे उधर हम डिकोडर के बगैर ही गुजारा कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो रैम होती है आपकी, रैम जो आपके प्रोसेसर में लगी होती है, प्रोसेसर तो नहीं है, जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है, रैम में आप क्या करते हैं, रैम में एक एड्रेस देते हैं कि भाई 0 नंबर वाली लोकेशन पर लिखवा दो, 1 नंबर वाली लोकेशन पर लिखवा दो, 2 नंबर वाली पर लिखवा दो, 1000वीं नंबर वाली लोकेशन पर लिखवा। तो क्या होता है, इनपुट आपके नंबर आ रहा होता है जिसको हम एड्रेस कहते हैं, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये 0 नंबर लोकेशन है, ये 1 नंबर लोकेशन है, ये 2 नंबर लोकेशन एंड सो ऑन, तो आप चाह रहे होते हैं अगर इस पर लिखवाना है तो इसका इनेबल जनरेट हो जाए, इस पर लिखवाना है तो इसका इनेबल जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर आप एक डिकोडर लगा सकते हैं, ठीक है, एड्रेस कि अगर 00 आया तो ये इनेबल हो जाए, बाकी सारे 0 हो जाए, 001 आया तो ये इनेबल हो जाए, बाकी सारे 0 हो जाए, 010 आया तो ये इनेबल हो जाए एंड सो मतलब ऐसे कई सिनेरियोज आएंगे जहाँ पर हमें डिकोडर लगाना पड़ सकता है। ये उनमें से हमने 2 सिनेरियोज देखे, ठीक। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम फिर इनकोडर और फिर मल्टीप्लेक्सर वगैरह पे आते हैं।